बीपीएससी में ये 31,000 जो पद निकाले गए हैं उसमें हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, सामाजिक विज्ञान, गणित और विज्ञान का जो प्रश्न पत्र है उसके लिए कॉमन बात जो है वो यहां तक थी। अब मैं केवल हिंदी की बात करूंगा और हिंदी वाले अभ्यर्थियों के लिए यह व्याख्यान बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अब देखिएगा, इसमें विगत प्रश्न पत्र का जब हमने विश्लेषण किया मित्रों, यहां पर मैं ये प्रश्न पत्र सॉल्यूशन आपको कराऊंगा अभी। इसमें व्याकरण के 20 प्रश्न थे और गद्यांश सहित थे। गद्यांश में 6 प्रश्न थे और 6 में से 3 प्रश्न व्याकरण के ही थे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 80 प्रश्न आ रहे हैं उन 80 प्रश्नों का 1/4 भाग अर्थात 20 प्रश्न जो है वो आपको व्याकरण से यहां पर दिए जा रहे हैं। ये आप ध्यान रखेंगे। हिंदी भाषा उद्भव और विकास जो है और उस हिंदी का जो संवैधानिक विकास है, हिंदी जैसा कि हमारी राजभाषा है, वहां से 6 प्रश्न आए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। काव्य शास्त्र भारतीय और पाश्चात्य को मिलाकर के 6 प्रश्न आए हैं और हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें 48 प्रश्न पूछे गए हैं मित्रों। इसमें पद्य भाग जिसको हम काव्य का विकास कहते हैं, आदिकाल से लेकर के जो आधुनिक काल की विविध विधाएं हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। काव्य विकास से संबंधित 22 प्रश्न आए थे और क्योंकि ये गद्य वाला जो भाग है, ये गद्य की जो विधाएं हैं, गद्य का जो आविर्भाव है, फर्स्ट ग्रेड के लिए ऑब्जेक्टिव बुक जो है वो जल्दी आएगी। पहले आज हम इसके बारे में बात कर लें, फिर उसके बारे में बात करेंगे। गद्य जो है उसे 26 प्रश्न आए, कुल मिलाकर के यहां पर 48 प्रश्न ये बैठ रहे हैं और इस प्रकार ये 80 प्रश्नों का हिसाब किताब मैंने आपको दे दिया। आगे चल करके मैं ये बात करूंगा कि किस तरह से आप ये 1 महीना जो है उसमें बहुत सरलता से इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकते हैं। अब केवल उत्तीर्ण नहीं अपितु आप इसमें चयन जो है अपना करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक स्ट्रेटेजी होगी, वो लास्ट में हम बात करेंगे। अब मैं आपको लिए चलता हूं मित्रों यहां पर। अब मेरे हिंदी वाले साथी ही जुड़े रहेंगे, बाकी जितने भी साथी हैं वो एक बार यहां से ट्वीट कर लीजिएगा, क्योंकि अब आगे जो बात होने वाली है वो सारी की सारी हिंदी के जो अभ्यर्थी है उन्हीं से संबंधित होगी। आइएगा, मैं आपसे अब बात करता हूं, ये प्रश्न पत्र है, इसका आपको उत्तर देना है। अब भले आप बीपीएससी दे रहे हैं या कोई और परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये व्याख्यान होने वाला है। देखिए, आनंद कुमार यादव पूछ रहे हैं मित्रों, ये देखिए मैं बहुत बार आपको बताता हूं, ये पुस्तकें जो है, ये एक मेरी पुस्तक है, हिंदी साहित्य विविध कालखंड धाराएं एवं दृष्टिकोण। ये पर्याप्त पुस्तक है, हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से लेकर के अद्यतन पर्यंत अपडेट है और ये सब जगह मिल रही है। उसके बाद में हिंदी व्याकरण माला, ये तो पूरे भारतवर्ष में सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तक है। एक नई पुस्तक और जो काव्य शास्त्रीय सिद्धांत और समीक्षा भारतीय और पाश्चात्य, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जो अभी अभी आई है और मुझे लगता है कि जो है इस पुस्तक को आपको अवश्य पढ़ना चाहिए। संस्कृत के बारे में जो है मैं जल्दी ही एक वीडियो आपको बनाने वाला हूं, निश्चिंत रहिएगा। संस्कृत की पद भी इसमें बहुत अच्छे हैं, 31 पद हैं। चलो अब मैं यहां से शुरुआत करता हूं, प्रश्न पत्र कैसा आता है। मित्रों, पहली बात तो इसमें 5 विकल्प होते हैं। अब ये 41 से हम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि 40 तक प्रश्न जो है वो किसके आए, पार्ट सेकंड का आए, जिसको हम जीके और जीएस कह सकते हैं। यहां से प्रश्न पूछा गया, राजस्थानी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के किस क्षेत्रीय रूप से हुआ है। बिहार का प्रश्न पत्र था, लेकिन राजस्थानी से इसकी शुरुआत होती है। बिल्कुल सादर प्रणाम अश्विनी कुमार, बिल्कुल सभी साथी जुड़ जाइएगा। चलिएगा, राजस्थानी भाषा का उद्भव जो है अपभ्रंश के किस क्षेत्रीय रूप से हुआ है। अब आप लोगों को उत्तर मुझे देना है, क्या अर्धमागधी से हुआ है, बताइएगा, क्या अर्धमागधी से हुआ है, या शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, या ब्राचड़ अपभ्रंश से हुआ है, या उपयुक्त में से एक से अधिक उत्तर इसका सही है, या उपयुक्त में से कोई नहीं है। ये 2 विकल्प हर प्रश्न पत्र में आपको मिलेंगे, हर प्रश्न में आपको मिलेंगे, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। चलिए मित्रों, इसका सही उत्तर क्या होगा, आप सभी साथी जानते होंगे, शोरसेनी अपभ्रंश। मित्रों, जो अर्धमागधी है उससे तो पूर्वी हिंदी निकलती है। क्या निकलती है बोलो, पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति होती है। ब्राचड़ अपभ्रंश जो है उससे सिंधी का उद्गम होता है। किसका, सिंधी का उद्गम होता है, यह आपको ध्यान रखना है। सिंधी जो है इसकी उत्पत्ति ब्राचड़ से होती है, यह सब साथी आप जानते होंगे। तो इसका सही उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा बोलो, बी हो जाएगा। चलिएगा, अब यहां पर इसका स्पष्टीकरण भी मैं, ताकि ये आगे आने वाली जो परीक्षा है उसमें आपको मदद मिल सके और सभी साथी इनका उत्तर आप लोग देंगे। शोरसेनी अपभ्रंश से गुजराती,
पश्चिमी हिंदी, और आगे पश्चिमी हिंदी से 5 बोलियों का जन्म होता है। राजस्थानी में हम जानते हैं जो है 4 बोलियां मुख्य है, आप जानते हैं सभी। पहाड़ी, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, ब्राचड़ अपभ्रंश से सिंधी भाषा का जन्म होता है। मागधी अपभ्रंश जो है उसमें बिहारी, बंगाली, असमी और उड़िया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे यहां पर क्या प्रश्न आया है, राजस्थानी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के किस क्षेत्रीय रूप से हुआ है, तो किससे हुआ है, शोर सैनी अपभ्रंश से। तो अब की बार प्रश्न यह भी आ सकता है ना कि सिंधी भाषा का जन्म जो है वो किस अपभ्रंश से हुआ है, ब्राचड़ से हुआ है। आपसे पूछा जा सकता है कि असमी का उद्गम किससे हुआ है, तो मागधी से हुआ है। पूछा जा सकता है कि पूर्वी हिंदी का उद्गम किससे हुआ है, तो अर्धमागधी से हुआ है। तो इस दृष्टि से, क्योंकि प्रश्न पत्र जब परीक्षक अब की बार नया बनाएगा तो उसके सामने पूर्व परीक्षा का एक प्रश्न पत्र होगा, वो उसी आउटलाइन पर चला करता है, आपको यह ध्यान रखना है। सर जी, मैंने आपकी कंप्लीट क्लास अटेंड की है, मेरी बहुत शुभकामनाएं। दिव्या, हाँ दिव्या फौजदार, शुभकामनाएं खूब। यदि आपने अच्छे से मुझे पढ़ लिया है, यूट्यूब पे पढ़ लिया है या ऐप पर पढ़ लिया है, तो फिर परीक्षा से आपको भय नहीं होगा, ये मैं जानता हूं। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है, आप सभी साथी इसका उत्तर देंगे। एपी शर्मा, जीबी वर्गीस, बीजी खरे। उपयुक्त में से एक से अधिक उत्तर क्या सही है, या उपयुक्त में से कोई नहीं है। आप सभी साथी इनके उत्तर जो है जरूर देंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। बताइएगा क्या उत्तर होगा इसका, सही उत्तर आप लोग देंगे। तो मित्रों बताइएगा, पहले उत्तर दीजिएगा। 7 जून 1955, 7 जून 1955, बहुत सीधा सा प्रश्न है जो है बाल गंगाधर खेर, ये जो है सी ऑप्शन इसका सही होगा। चलिएगा, हाँ ज्योति शुक्ला, हम प्रयास ये कर रहे हैं कि 1500 प्रश्न जो है वो आपको एक 1500 प्रश्नों के माध्यम से आपको अभ्यास कराया जाए, ताकि ये आने वाली जो परीक्षा है उसमें आप बिल्कुल जो है मुझे याद रखो कि हाँ सर ने करवाए थे। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है। मित्रों इसका उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर जो है वो आपको देना है। कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है। देखो पश्चिमी हिंदी जो है वो कहां से निकलती है, शोर सैनी अपभ्रंश से। गुजराती, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी। पश्चिमी हिंदी जो है वो उसकी बोली नहीं है, यह प्रश्न यहां पर पूछा गया है। वैसे सरल सा प्रश्न है, आप सब साथी जानते होंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि खड़ी बोली जिसे हम कोरवी कहते हैं, ब्रज भाषा, हरियाणवी जिसे हम बांगरू कहते हैं, बुंदेली और कन्नौजी, ये पश्चिमी हिंदी जो है उसकी बोली है। इसका मतलब ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो कौन सी नहीं है, तो इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं, अर्थात सभी बोलियां इसकी है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए पश्चिमी हिंदी जो है, खड़ी बोली जिसको हम कौरवी नाम से भी जानते हैं, ब्रज भाषा, हरियाणवी जिसको हम बांगरू बोलते हैं, बुंदेली और कन्नौजी। किसी साथी ने 1 नंबर उत्तर दिया है, ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी से ही जो है अपना आकार ग्रहण करती है, इसलिए आपका उत्तर जो है वो होना चाहिए। अब यहां पर देखो पूछा क्या था इसमें, हाँ हमने शायद उत्तर इसमें गलत, पश्चिमी हिंदी की अच्छा नहीं है तो उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों तो है ही है साथ साथ में। देखो हरियाणवी का बांगरू नाम है, खड़ी बोली का कोरवी नाम है, ब्रज भाषा इसमें है ही है, बुंदेली है ही है और कन्नौजी है। तो इसमें इसका सही उत्तर जो है वो डी हो जाएगा, ई हो जाएगा। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र खड़ी बोली का नहीं है। मित्रों इसका उत्तर आप लोगों को देना है। बताइए खड़ी बोली का कौन सा क्षेत्र नहीं है। खड़ी बोली जो है, खड़ी बोली से ही ये हिंदी का मानक स्वरूप है। यदि आपसे पूछ ले कि हिंदी का मानक रूप जो है वो कहां से लिया है भारत सरकार ने, तो वो खड़ी बोली से लिया है। अब आपका प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र खड़ी बोली का नहीं है, तो सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली। तो आप लोग इसका सही उत्तर दीजिएगा, बताइएगा। रीट की भूखी शेरनी, चलिए रीट का वापस जन्म होने लगा है, बताइए साथियों। इसमें सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली खड़ी बोली का क्षेत्र नहीं है पूछा है, तो इसका उत्तर में से सभी साथी जानते हैं, बरेली इसका उत्तर होगा। खड़ी बोली के क्षेत्र कौन कौन से हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप लोग याद रखोगे। हम देहरादून से सहारनपुर जा रहे थे, बीच में मुजफ्फरनगर पड़ा और वहां से हमने दिल्ली को देखा। दिल्ली से हम मेरठ, गाजियाबाद और बिजनौर और रामपुर होते हुए मुरादाबाद की तरफ बढ़ते हैं। तो यहां पर देहरादून, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, दिल्ली, मेरठ, गाजियाबाद, बिजनौर, रामपुर और मुरादाबाद, ये खड़ी बोली का क्षेत्र है। पूछा क्या था कि कौन सा क्षेत्र नहीं है, तो इसका सी अर्थात बरेली जो है उसमें खड़ी बोली नहीं बोली जाती है। चलो
निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित आपको करना है, बताइएगा। मित्रों, एक तरफ आपको बोली दी है, दूसरी तरफ आपको क्षेत्र दिया है। अवधी, बुंदेली, ब्रजभाषा, छत्तीसगढ़ी। इधर क्षेत्र दिया है झांसी, बिलासपुर, इलाहाबाद और मथुरा। आप लोग सही उत्तर चुनिएगा, बताइएगा। बड़ा इंटरेस्ट के साथ आप लोगों को पढ़ना है और मैं चाहता हूं कि ये सूचना ही नहीं थी बल्कि आपको सिखाने का एक बहाना था। तो अपने सभी साथी जो हैं वो क्लास में उपस्थित हो, मुझे भी अच्छा लगेगा। मित्रों, अवधि जो है उसका क्षेत्र हम सब जानते हैं। अवधि जो है इधर लिख देता हूं, इलाहाबाद में बोली जाती है और इलाहाबाद से कोई साथी देख भी रहा है। बुंदेली जो है वो कहां है? झांसी। बुंदेली जो है वो कहां है? बोलो। झांसी है, झांसी है। ब्रजभाषा जो है वो कहां? भगवान कृष्ण का प्रदेश है, मथुरा। और छत्तीसगढ़ी जो है भाषा है बिलासपुर की। किसकी है? बिलासपुर की। तो इस दृष्टि से इसका सही उत्तर देख लीजिएगा आप लोग। मतलब 3 अवधि, एक में 3 है, 3-1 किस में आ रहा है? 3-1 जो है इसमें शायद जो है वो सही उत्तर है नहीं। 3-1 है नहीं, तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। मैं आपको बता चुका हूं, वापस बता देता हूं। अवधि इलाहाबाद में है, बुंदेली झांसी में है उत्तर प्रदेश में, ब्रजभाषा मथुरा में है और छत्तीसगढ़ी बिलासपुर में है। तो इस आधार से यदि हम इस प्रश्न पत्र को देखते हैं तो कोई भी विकल्प इस दृष्टि से संगत नहीं है और इसका जो है वो ई उत्तर हो जाएगा। अब यहां पर यह भी मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं ताकि आने वाली जो परीक्षा है उसमें आपको कुछ मदद मिले। मित्रों, अवधि जो है लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, खीरी, फैजाबाद, गोड़ा, बहराइच, प्रतापगढ़, बाराबंकी, प्रयागराज के 2 या इलाहाबाद के 2, एक ही बात है, फतेहपुर, कानपुर और मिर्जापुर की एक भाषा मानी जाती है। रामचरितमानस और विशेष करके हम जानते हैं कि जो प्रेम मार्गी कवि और राम शाखा के जो कवि थे अर्थात रामाश्रयी और विशेष करके हम तुलसी बाबा को यहां पर लेते हैं और उसके बाद में प्रेम मार्गी कवि हम जानते हैं पद्मावत इत्यादि जो हैं वो इसी भाषा में लिखी गई। हालांकि वो परिष्कृत और ठेठ अवधि का अंतर जरूर था, लेकिन ये काव्य रचना की भाषा बनती है। और लखनऊ, उन्नाव, मेरे साथ बोलेंगे, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, खीरी, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, प्रतापगढ़, बाराबंकी, प्रयागराज, फतेहपुर, कानपुर और मिर्जापुर की ये भाषा मानी जाती है। चलिएगा, बुंदेली जो है झांसी, आप जानते ही हैं, बुंदेलों की हर बोली है ना। जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, भोपाल, ओरछा नरेश के बारे में पढ़ते होंगे। सागर मध्य प्रदेश में, नरसिंहपुर, सिवनी और होशंगाबाद में यह बोली जाती है, यह आप ध्यान रखेंगे। ब्रजभाषा का प्रधान स्थान मथुरा है। आगरा, अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, बदायूं और बरेली। छत्तीसगढ़ी रायपुर है, बिलासपुर है, कांकेर है, नंदगांव है, खेरागढ़ है, रायगढ़ है, कोरिया और सरगुजा की भाषा है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आपके काम आएगा। चलिए, ये तो मैया पाठशाला के जो सहायक आचार्य एमपी और यूपी से और बिहार से जो साथी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये पाठ्यक्रम है। चलिए, हिंदी भाषा के विकास के लिए विशेष निर्देश भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? बहुत सरल सा प्रश्न आपसे किया गया है मित्रों, और मुझे लगता है कि सभी साथी इसमें कोई गलती नहीं करेंगे। जो हिंदी का ह भी जानता है वो भी इसको सही करेगा। अनुच्छेद 351। अब तक की जानकारी के अनुसार हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किस विद्वान का है? आप सभी साथी उत्तर देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। देखिएगा, मुझे लगता है कि ये जो समय जो हम आपको देते हैं उसमें आप सभी का सहयोग हमें मिलेगा, तो लगता है कि अगली क्लास और होनी चाहिए, तो बिल्कुल बढ़ चढ़ करके आपको जो है उत्तर इनका देना है। चलिए, अब तक की जानकारी के अनुसार हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किस विद्वान का है? अच्छा प्रश्न कहूंगा मैं इसको और आप इसका उत्तर दीजिएगा। सर, मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रही हूं, पुरानी पुस्तक है मेरे पास, आधुनिक काल जो अभी मैं पढ़ा रहा हूं ऐप पर। यदि वो नोट्स आपके पास निकला लोगे तो फिर इतनी आवश्यकता नहीं है, अन्यथा आप सभी साथी जानते हैं, मैंने कई बार आपको बताया है, हिंदी फर्स्ट ग्रेड की गाइड जो है अपनी नई आ गई है, वो आप ले सकते हैं। चलो, तो मित्रों इसमें प्रश्न क्या है? अब तक की जानकारी के अनुसार हिंदी भाषा में, क्योंकि जॉर्ज ग्रियर्सन जो है इसका इतिहास जो है वो आता है, लेकिन ये द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, आप सभी साथी ये चीज जानते हैं, और 1889 में ही लिखा था। 1889 में नाम क्या था? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर
लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान 1889 में ये आता है, ये लेकिन ये अंग्रेजी में था। ये पुस्तक है हिंदी फर्स्ट ग्रेड की, जो साथी लेना चाहे वो ले सकता है, नई पुस्तक आ गई है। चलिए, तो यहां पर उसके बाद में शिव सिंह सेंगर ने 1883 में शिव सिंह सरोज के नाम से, और जो हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु कहलाता है, इनके ग्रंथ का नाम था शिव सिंह सरोज। क्या नाम था? शिव सिंह सरोज नाम था। आप सभी साथी जानते हैं। रामचंद्र शुक्ल जो हैं प्रिय मित्रों, हिंदी साहित्य का विकास नाम से 1929 में हिंदी साहित्य का विकास नाम से इनकी पुस्तक थी, जो आजकल हम हिंदी साहित्य का इतिहास बोलते हैं, हिंदी साहित्य का विकास। और ये हिंदी शब्द सागर की भूमिका में, ये जो है भूमिका लिखने के लिए बैठे थे वैसे हिंदी शब्द सागर की भूमिका, लेकिन रामचंद्र शुक्ल बड़ी मेधावी प्रतिभा के स्वामी थे और उन्होंने ये 400 पेज की भूमिका लिख दी और उन्होंने बाद में ये नई पुस्तक के रूप में आ गई थी। एक व्यक्ति जो है आप सब जानते हैं, गारसा दत्तासी, ये किसी भी दृष्टि से हिंदी साहित्य का लेखन का प्रयास करने वाला पहला विद्वान है, लेकिन ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया था और पुस्तक का नाम है इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुस्तानी। इसके बारे में विस्तार से मैंने बहुत बार आपको बताया है, बस ये आपको बताना चाहता था। लेकिन ये हिंदी में तो नहीं था ना, वैसे पहला ये है, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ये है, लेकिन यहां पर हिंदी साहित्य का पहला प्रथम इतिहास का प्रयास जो है, हालांकि ये जो इतिहास जो है वो इतिहास की दृष्टि से नहीं, इसको बहुत आलोचना हुई, इतिवृत्तात्मक के रूप में प्रथम इतिहास माना जाता है, लेकिन ये फ्रेंच भाषा में लिखा हुआ था। आप सब साथी जानते हैं 1834 में जो है इसका पहला संस्करण आया था और 1834 में और 1847 में इसका दूसरा और तीसरा संस्करण आया था। फिर बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई। कुल मिलाकर के इसका उत्तर जो है शिव सिंह सरोज होगा। आप सभी साथी जानते हैं। कविता विधाएं तक नोट्स बना लिए हैं, नई पुस्तक भी लेनी है क्या? देखो, नई पुस्तक यदि आप वापस पूरा लिख रहे हो, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यदि पूरा लिख रहे हो तो फिर लेने की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा लेनी चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप लोग साथी। और ये अच्छा प्रश्न है। देखो, कई बार क्या होता है कि हम प्रश्न को अच्छे से पढ़ते नहीं। वैसे इसमें यदि गारसा दे तासी होता यहां पर तो सारे के सारे लोग गारसा दे तासी कर देते, लेकिन पूछा क्या है, अब तक की जानकारी के अनुसार हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी भाषा में लिखने वाला व्यक्ति तो जो है 1883 में शिव सिंह सेंगर ही थे। चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। यह विचार किस विद्वान का है? तो आप सभी साथी जानते हैं और ये हर परीक्षा में आता है, जो है कश्मीर से कन्याकुमारी तक, जो भारत में जो हिंदी साहित्य का इतिहास यदि कहीं पर है तो वो जरूर आता है। यह आपको ध्यान रखना है। मित्रों, यहां पर अच्छा प्रश्न एक बार फिर से पूछा गया है, मिश्र बंधु द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हिंदी आलोचना की पहली पुस्तक है हिंदी नवरत्न। 4 संस्करण इसके आते हैं। हिंदी आलोचना की पहली पुस्तक मानी जाती है। यह प्रश्न कई बार आता है और आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसके बारे में थोड़ा अच्छे से आपको ध्यान रखना है। तो इसमें पूछा है कि किस कवि को स्थान नहीं दिया। नवरत्न नाम है, अर्थात हिंदी के 9 रत्न जो है उन्होंने चुने थे। उसमें भक्ति काल के 3 थे। पहले तो आदिकाल से जो है याद रखो, इनका क्रम तो ये नहीं था जो मैं लिख रहा हूं, लेकिन याद करने के लिए बता रहा हूं। चंद्रबरदई था, फिर जो है कबीर है, मतलब क्रम ये नहीं है, ध्यान रखना, क्रम कुछ और है, लेकिन याद करने के लिए बता रहा हूं। शायद मेरी बात को ध्यान से समझ रहे हैं आप लोग, क्योंकि ऐसा प्रश्न आता है कि क्रम जो है इसका क्या है, तो क्रम भी फिर हमें याद रखना चाहिए। लेकिन ये मैं आपको इसलिए बताऊं कि आप याद रख रहे हो, कबीर है, सूर है और तुलसी है। ये 3 लोग भक्ति काल के हैं। अब आप यहां पर जो है रीतिकाल के लोग जो हैं वो कौन है कि एक तो बिहारी बाबा है, बिहारी जी हैं, एक केशवदास है, बिहारी है, केशवदास है और जो है त्रिपाठी बंधु है। कौन है? त्रिपाठी बंधु है। तो इस प्रकार से आप जब इनको अच्छे से यदि करोगे तो आप जो है मुझे लगता है कि कर सकते हो। और चौथा व्यक्ति जो है वो देव है। तो ये 4 लोग कहां से आए बताओ? रीतिकाल से आगे। फिर उसके बाद में यदि हम देखें तो एक तो जो है कितने में हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और आधुनिक काल से जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है। तो ये 9 लोग हैं।
अब इन 9 में कौन सा सम्मिलित नहीं है? एक तो ये ध्यान रखना है, त्रिपाठी बंधु में 2 बंधु आते हैं, आप ध्यान रखते हैं। और इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ये मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो सम्मिलित नहीं थे। इसका सही उत्तर यह हो जाएगा। आप सभी साथी ध्यान रखेंगे, चलेगा। अच्छा, इसमें स्पष्टीकरण भी दे दिया है, इसका क्रम याद रखेंगे आप लोग। हिंदी नवरत्न, ये 4 संस्करणों में ये पुस्तक प्रकाशित हुई। कंफ्यूजन है, पूरा बता दें। बताइएगा कौस्तुभ सिंह, बताओ क्या पूछना चाहते हो बेटा? साहब, बिहार जूनियर लेवल का प्रैक्टिस कोर्स लॉन्च कीजिएगा। बिल्कुल, देखिएगा, पहला काम तो मैं अश्विनी कुमार ये कर रहा हूं, आपको आज से या आज शाम से या कल से एक 1500 प्रश्न पत्र का सेट जो है वो मैया पाठशाला पर उपलब्ध होगा। और मेरा प्रयास रहेगा कि एक बार मैं आपको जो है रैपिड रूप में इसकी क्लासें उपलब्ध कराते हुए 1500 प्रश्न पूरे हिंदी साहित्य, काव्य शास्त्र, व्याकरण के इसका समाधान कराऊं। टेस्ट सीरीज के रूप में आपको ये कोर्स जो है उपलब्ध होगा। आप मैया पाठशाला ऐप जो है उसको डाउनलोड करके ये देख सकते हैं। और जिन साथियों के पास, मैं जानता हूं बिहार में बहुत सारे साथी है जो मेरा पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं, उनको फिर कोई समस्या है ही नहीं, क्योंकि सारी की सारी चीजें हमने करा रखी है। हिंदी नवरत्न ये 4 संस्करणों में प्रकाशित हुई। प्रथम संस्करण 1934, द्वितीय 1940, तृतीय 1943, चतुर्थ संस्करण 1944 ईस्वी। हां, अच्छा, नवरत्न ये ऐसे हैं बेटा। अब यहां पर इस ग्रंथ में हिंदी के 9 कवियों को स्थान दिया गया जो इसी रूप में, हालांकि पहले जो देव बड़ा की बिहारी, ये विवाद के जन्मदाता भी यही पुस्तक है। देव बड़े की बिहारी, देव बड़े की बिहारी, ये जो विवाद है और इस विवाद पर कई पुस्तकें लिखी गई, ये हिंदी का एक महान विवाद है और जिसके जन्मदाता मिश्र बंधु है। और मिश्र बंधु में इसमें ये हुआ था, मैं आपको बता दूं कि पहले जो है बिहारी को जो है इधर रखा, फिर देव को पहले स्थान दे दिया। तो ये सही स्थान जो है, इनका क्रम ये है, तुलसीदास फिर सूरदास, और तुलसीदास फिर सूरदास फिर देव। और यहां ऐसे याद रख सकते हो, देखो ये स आ रहा है, ये सूरदास है, ये द आ रहा है, ये देव है, ये व आ रहा है, ये बिहारी है। ऐसे कैसे भी आप लोग इसको याद रख सकते हो। फिर केशवदास से ले लो, दास दास आया, केशवदास कबीरदास, तो के पहले आएगा और क बाद में आएगा। शब्दकोश का विपरीत क्रम है। फिर त्रिपाठी बंधु, यहां पर 2 त्रिपाठी बंधुओं को, भूषण मतिराम को, चंद बरदई जो है, पृथ्वीराज रासो और भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये 9 क्रम है। लेकिन इस क्रम को कई बार इन्होंने उल्टा पुल्टा, ये आपको ध्यान रखना, ये खुद ही संदेह में थे, ये आपको ध्यान रखना। रैपिड कोर्स सबसे अच्छा है। बिल्कुल मेरा प्रयास यही होगा कि जो है पूरा जो है ये परीक्षा जो है इस पैटर्न को आधार बना करके 1500 प्रश्न यदि मैया पाठशाला के माध्यम से आप पढ़ लेते हैं तो मुझे लगता है कि इस परीक्षा में फिर बाकी कोई बाहर देखने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिएगा, हिंदी नवरत्न हिंदी आलोचना की पहली पुस्तक मानी जाती है। मित्रों, एक प्रश्न यह था कि पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उत्तर मध्यकाल को किस नाम से अभिहित किया? तो यह प्रश्न आप सब साथी जानते हैं। देखिए, अलंकृत काल तो मिश्र बंधु कहते हैं, उत्तर मध्यकाल और रीतिकाल शुक्ल कहते हैं, रीति और श्रृंगार काल डॉक्टर भगीरथ मिश्र कहते हैं, और अपकर्ष काल डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त कहते हैं। लेकिन पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, जिसने 3 भागों में इसको विभक्त किया था पूरे रीतिकाल को, रीतिबद्ध, यह भी प्रश्न आता है, रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। रीति सिद्ध, ये 3 भागों में इन्होंने ही बांटा था, ये आपको ध्यान रखना है। रीति सिद्ध, रीति सिद्ध में तो जो है हम सब सभी साथी जानते हैं कि जो है बिहारी आते हैं, रीति मुक्त में घनानंद देव, ठाकुर द्विजदेव, और इसमें 28 कवि आते हैं, ये सब साथी जानते हैं। लेकिन इन्होंने क्या नाम दिया था? श्रृंगार काल नाम दिया था। देखो, ये स्पष्टीकरण भी देखिएगा। अलंकृत काल मिश्र बंधु ने कहा है, उत्तर मध्यकाल रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, रीति श्रृंगार काल डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने कहा है, और अपकर्ष काल डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है। सर जी, सुखदेव मैया सर जी आपके भाई है क्या? बिल्कुल भाई है, दिव्या फौजदार छोटा भाई है, बेटा भी मान सकते हैं। चलिएगा मित्रों, तो आगे लिए चलता हूं। भारतीय पत्रकारिता के पिता में जो है वो किसे माना जाता है? ये प्रश्न मित्रों थोड़ा सा इसमें संदेह जो है वो जरूर है, ये आपको ध्यान रखना है। वैसे इस प्रश्न का सही उत्तर होना चाहिए राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जो है वो भारतीय पत्रकारिता का पिता में इनको माना जाता है। देखिए, जेम्स ऑगस्टस हिकी, जेम्स ऑगस्टस हिकी, ये जो व्यक्ति है ये आधुनिक पत्रकारिता के जनक हैं। हिंदी आधुनिक पत्रकारिता के जनक ये जरूर माने जाते हैं, पत्रकारिता के ये जनक माने जाते हैं। लेकिन
क्योंकि आधुनिक नाम नहीं है, इसमें तो पिता में माना है, तो ये तो आधुनिक के हैं, तो ये मैं मानूंगा नहीं। गणेश शंकर विद्यार्थी जो हैं वो जो हैं, हालांकि इनका बड़ा योगदान है, ये पत्रकार के रूप में, स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाने जाते हैं। प्रताप पत्र आप सब जानते हैं कि बड़ा महत्वपूर्ण पत्र था, उसको इन्होंने चलाया था। सरस्वती में 1911 में जो है डिप्टी संपादक के रूप में जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी उस वक्त 1903 से ही उसका संपादन देख रहे थे। हिंदी की महान महती पत्रिका सरस्वती, लेकिन ये वहां से हट गए। फिर ये अभ्युदय एक पत्र था, उसकी तरफ ये चले गए। और एक पत्र जो है इनका और भी था, जो प्रभा था। तो गणेश शंकर विद्यार्थी जो है प्रताप पत्र से जुड़े रहे, अभ्युदय पत्र से जुड़े रहे। सरस्वती में इनको संपादक का काम मिला था, लेकिन 1 साल भी इन्होंने पूरा नहीं किया। और फिर उन्होंने प्रभा पत्र निकाला था, ये आपको ध्यान रखना है, ये मासिक पत्र भी था और दैनिक पत्र भी था। तो इसका सही उत्तर जो है उपयुक्त में से कोई नहीं होना चाहिए। यदि आधुनिक दे देते तो ये उत्तर हो जाता जेम्स ऑगस्टस हिकी। चलो, तात्पर्य यह है कि छायावाद जिस आकांक्षा का परिणाम था, उसका लक्ष्य केवल अभिव्यंजना की रोचक प्रणाली का विकास था। छायावाद के संबंध में यह विचार मित्रों किस विद्वान का है, यह आपको ध्यान रखना है। तो वैसे इसका सही उत्तर इसमें भी कोई है नहीं, आपको मैं बता दूं, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। अभिव्यंजना पद्धति जो है, छायावाद को मानने वाले कौन थे? विश्वनाथ प्रसाद ही थे। अभिव्यंजना पद्धति ये मानने वाले कौन थे? विश्वनाथ प्रसाद थे। विश्वनाथ प्रसाद थे, ये आप साथी जानते हैं, चलेगा। और ये जो है, इसलिए ये प्रश्न भी जो है वो ठीक नहीं बैठता है। ये स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, क्योंकि छायावाद में अतिशय कल्पना थी, सूक्ष्म का विद्रोह, ऐसा मानते हैं ये। और ये पंडित शांतिनाथ द्विवेदी जो है, ये एक दार्शनिक अनुभूति मानते हैं, दार्शनिक अनुभूति मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो रहस्यवाद, स्वच्छंदतावाद इसको नाम देते हैं। तो इसका खैर सही उत्तर जो है वो ये हो जाएगा, लेकिन ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, आइएगा इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं इसके बारे में, आप सभी साथी। सर प्रैक्टिस की पीडीएफ भी दीजिएगा। हाँ, यूपीटीजीटी का कोर्स ले रखा है, बिल्कुल प्रयास होगा और बिल्कुल जो है ऐसा किया जाएगा। चलिए मित्रों, रामचंद्र शुक्ल जो है वो क्या कहते हैं? छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, और जहां उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है। छायावाद का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। कुल मिलाकर के रामचंद्र शुक्ल छायावाद के 2 अर्थ मुख्यतः लेते हैं। एक तो रहस्यवाद लेते हैं और एक जो है काव्य शैली या पद्धति विशेष। काव्य शैली या पद्धति विशेष, ये आप ध्यान रखोगे, बस बात समाप्त हो गई। नगेंद्र जो है वो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह मानते हैं। रामविलास शर्मा का कथन भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं, डॉक्टर नगेंद्र के मत का खंडन करते हुए क्या लिखते हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये कई बार पूछा जाता है। वरन थोती नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधन के प्रति विद्रोह रहा है। रामकुमार वर्मा, रामविलास शर्मा भी महत्वपूर्ण है। रामकुमार वर्मा कहते हैं, और यह प्रश्न भी कई बार आया है कि जब आत्मा की छाया परमात्मा में और परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है तो छायावाद की सृष्टि होती है। शांतिप्रिय द्विवेदी छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति मानते हैं। यह आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये चीज आपको मोस्ट रखना है, ये सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इनमें से किस जैन कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? मित्रों, स्वयंभू है, पौमचर्यु उनका एक ग्रंथ है। पौमचर्यु, जिसको जैनी रामायण कहते हैं। क्या बोलते हैं? जैनी रामायण बोलते हैं, ये आप सब साथी जानते होंगे। पुष्पदंत है, उनको जो है हम व्यास कहते हैं। क्या बोलते हैं? वेद व्यास के नाम से जाने जाते हैं। और स्वयंभू जो है वो वाल्मीकि के नाम से जाने जाएंगे, ये आप सभी साथी जानते हैं। और पुष्पदंत की जो पुस्तक है, 3 पुस्तक है, उसमें आपको यह ध्यान रखना है कि महापुराण जो है उनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। एक है ऋणय कुमार चर्यु, ऋणय कुमार चर्यु, ये पुष्पदंत की है, ऋणय कुमार चर्यु। और एक है जस हर चर्यु, जस हर चर्यु। तो ये चीजें आपको थोड़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। हेमचंद्र जो है, इन्होंने शब्दानुशासन लिखा है, हेम शब्दानुशासन। चलो, अच्छा, इसमें लिख भी दिया है। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू है। रचनाएं पौमचर्यु है, जिसको जैनी रामायण कहते हैं। दूसरी रचना ऋषनेमी चर्यु है, इसमें भगवान कृष्ण का जीवन चरित्र है।
कृष्ण के जीवन से जुड़ी हुई है। एक स्वयंभू छांदस, यह भी इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। अपभ्रंश का व्यास कौन है कि पुष्पदंत है। यह रचनाएं कई बार पूछी जाती है कि रचना किसकी है, तो आप ध्यान रखिएगा महापुराण, नय कुमार चरियु और जसहर चरियु। फिर उसके बाद में यह प्रश्न भी मैं आपको बहुत बार कहता हूं, यदि आप मेरे नियमित पाठक हैं तो मैं आपको कहता हूं कि यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है और इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। निम्नलिखित दार्शनिक मतों को उनके प्रवर्तक आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिएगा। दार्शनिक मत, प्रवर्तक आचार्य। मित्रों, विशिष्ट अद्वैतवाद जो है वो किसका है, आप सब साथी जानते हैं, रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य जो है वो उन्होंने श्री संप्रदाय चलाया था। कौन सा संप्रदाय? श्री संप्रदाय चलाया था, ये आप जानते हैं। शुद्धाद्वैतवाद जो है वो किसका है? शुद्धाद्वैत जो है, देखो अद्वैतवाद यहां से शुरुआत जो है वो शंकराचार्य से होती है, ये सब साथी आपको ध्यान रखना है। और शंकराचार्य के विरोध में ये मत आए थे। फिर शुद्धाद्वैत जो है वल्लभाचार्य, और उन्होंने पुष्टि मार्ग चलाया था। कौन सा मार्ग चलाया था? पुष्टि मार्ग। शंकराचार्य जिन्होंने वेदांत दर्शन की सर्जना करी थी और ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना करी थी। किसकी? ब्रह्म संप्रदाय की प्रवर्तन उन्होंने की थी। और द्वैताद्वैत जो है निम्बार्काचार्य जो चैतन्य महाप्रभु हैं, वो उनका ये दर्शन है। तो इसमें कोई भी शायद इसमें सही नहीं है। मुझे लगता है कि इसका उत्तर भी जो है उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि ये सुमेलित नहीं हो रहा है। और ये प्रश्न बार बार आता है, फिर से देखिएगा। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य जिन्होंने शंकराचार्य के विरोध में ये स्थापित किया था। शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन इन्होंने किया था। और अद्वैतवाद शंकराचार्य ब्रह्म संप्रदाय, द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य चैतन्य संप्रदाय, चैतन्य। चलो तो ये लिए चलता हूं, इसका उत्तर होगा ई। प्रपद्यवाद के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस रचनाकार का नाम सम्मिलित नहीं है? सभी साथी उत्तर दीजिएगा। गुरुजी आप पे ट्रस्ट पूरा करेंगे? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं, गुरु पे तो ट्रस्ट होना चाहिए। चलिए इसका उत्तर दो। प्रपद्यवाद का अंतर्गत इसमें किस रचनाकार का नाम सम्मिलित नहीं है? देखो इसका एक नाम है नकेनवाद, और ये वैसे जो है प्रयोगवाद के विरोध में चला हुआ वाद था, और उन्होंने कहा कि वास्तव में प्रयोगवादी हम ही हैं, वो झूठे हैं। तो नकेनवाद में 3 नाम है। न का मतलब है नलिन विलोचन शर्मा, नलिन विलोचन शर्मा, नलिन विलोचन शर्मा। के का मतलब है केसरी कुमार, केसरी कुमार, केसरी कुमार। और न का मतलब है नरेश, नरेश मेहता, नरेश कुमार मेहता है वैसे पूरा नाम। तो ये ध्यान रखना, इसमें कौन सम्मिलित नहीं है, तो इसका बी उत्तर हो जाएगा। 55 जो है उसमें बी उत्तर होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। अच्छा प्रश्न है। थोड़ा जानते हैं कि प्रपद्यवाद क्या था। प्रपद्यवाद जो है वो प्रयोगवाद के समानांतर बिहार में विकसित हुआ एक काव्य आंदोलन है, जिसका दावा है कि सच्चा प्रयोगवाद इसी के पास है। ये 3 कवियों द्वारा शुरू किया गया था। नरेश कुमार जी थे, केसरी कुमार और नलिन विलोचन शर्मा। इन तीनों के नाम के पहले अक्षरों को मिलाकर इसे नकेनवाद भी कह दिया जाता है। यह भी अच्छा प्रश्न था, आप सभी साथी ध्यान रखेंगे। चलेगा मित्रों, यहां पर आगे प्रश्न 57 नंबर है, और ये एक अच्छा प्रश्न है जो कई बार जब हम उपनाम की बात करते हैं तो वहां से ये प्रश्न लिया है। नंद किशोर आचार्य, हाँ, नकेनवाद में नहीं आते हैं, बिल्कुल दीपक कुमार शर्मा। शमशेर मूड्स के कवि हैं, किसी विजन के नहीं, अर्थात वो जैसा मूड होता है वैसा लिखते हैं। वैसे कवियों का कवि कौन है, आप लोग बताओगे क्या? हिंदी और उर्दू का दोआब कौन है? कवियों का कवि कौन है, बताइएगा। हिंदी और उर्दू का दोआब कौन है? हिंदी और उर्दू का दोआब, हिंदी एवं उर्दू का दोआब कौन है? किसने कहा है? दोआब कौन है? कवियों का कवि कौन है? मूड्स का कवि कौन है? मलियज कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है शमशेर बहादुर सिंह के लिए। और ये कवियों का कवि और हिंदी और उर्दू के दोआब भी जो हैं आप श्रीमान खुद ही हैं, और हिंदी और उर्दू दोनों में रचना करते थे। इसलिए शमशेर जी ने स्वयं को, स्वयं का जो है, स्वयं के लिए ये कहा कि मैं हिंदी और उर्दू का दोआब हूं। चलो अब यहां पर ये उपनाम है शमशेर के। कवियों का कवि कौन है? शमशेर है। अजय ने ये कहा है। सौंदर्य बोध का कवि कौन है और प्रणय जीवन का प्रसंगबद्ध रसवादी कवि कौन है? ये शमशेर है, लेकिन कहा किसने? मुक्तिबोध ने कहा है। मूड्स का कवि शमशेर है, मलयज ने कहा है। मासल इंद्रिय बोध का कवि श्रीकांत वर्मा ने कहा है। और हिंदी उर्दू कविता का दोआब जो है वो स्वयं ने ही स्वयं को कहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी यहां पर थी। चलो
एक अच्छा प्रश्न आपके सामने फिर से आ गया है मित्रों। इस प्रश्न का उत्तर यदि आप देंगे, ए मजा हिंदी उर्दू का दो अब। हां बिल्कुल, चलिएगा। इनमें से कौन छायावादी कवि अपने रचनाकाल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ? आप मित्रों बताइएगा। युगवाणी ग्राम्य ये किसकी रचना है? युगवाणी ग्राम्य ये किसकी रचना है? आप साथी उत्तर दीजिएगा मुझे, और वही इसका उत्तर होगा। जयशंकर प्रसाद जो हैं वो प्रतिभिजा दर्शन शैव दर्शन से प्रेरित थे, और कामायनी जो है वो इसी पर लिखी गई है। ये आपको ध्यान रखना है। यही दर्शन जो है आनंदवाद की सर्जना इसमें होती है। आनंदवाद और समरसतावाद का समर्थन करती है कामायनी। आनंदवाद और समरसतावाद का समर्थन करती है कामायनी, ये आप ध्यान रखेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो हैं, ये आप सब साथी जानते हैं, अद्वैतवाद से प्रभावित थे। और सुमित्रानंदन पंत जो थे, उनकी शुरुआत तो प्रकृति के उपासक के रूप में होती है, और प्रकृति के उपासक रूप में कोमलकांत पदावली और कल्पना की उड़ान लिए वो छायावाद के जो है क्षेत्र में प्रविष्ट होते हैं। लेकिन धीरे धीरे वो जो है सुमित्रानंदन पंत, हाँ बिल्कुल आप साथियों का उत्तर आ रहा है। तो एक प्रकृति का उपासक जो था, क्योंकि बचपन में मैंने बहुत सुंदर इनकी सुमित्रानंदन पंत का एक वीडियो यूट्यूब पे डाल रखा है, आप सब साथियों को बहुत आवश्यक रूप से वो देखना चाहिए। बहुत ही हर चीज उनके बारे में बता रखी है, हर प्रश्न वहीं से परीक्षा में आता है। तो इसका सही उत्तर ये होगा। ये अंतिम दौर में प्रगतिवाद का भौतिक दर्शन अर्थात मार्क्सवादी जो दर्शन था, जो साम्यवादी समाज की स्थापना करना चाहता था, और जिस पर हिंदी में एक प्रगतिवाद युग जो है वो निर्मित हुआ। 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन कहां हुआ था और उसकी अध्यक्षता किसने करी थी, ये आपको मुझे बताना है। आपसे पूछ रहा हूं। लेकिन साथ में अरविंद दर्शन, क्योंकि वहां जाकर के इन्होंने कुछ अपना समय भी बिताया था, और इसका सही उत्तर जो है वो बी हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत। चलेगा, ओके, ये लिख भी दिया है। जयशंकर प्रसाद जो है प्रतिभिजा दर्शन, आनंदवाद, समरसतावाद। सुमित्रानंदन पंत अरविंद दर्शन, सूर्यकांत त्रिपाठी अद्वैत वेदांत दर्शन, महादेव वर्मा बौद्ध दर्शन से प्रेरित है। महादेव वर्मा ये आप जानते हैं छायावाद की शक्ति है, ये आप सब साथी जानते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी महस है, सुमित्रानंदन पंत जो है, जयशंकर प्रसाद जो है ब्रह्मा है, ये आप साथी जानते हैं। चलेगा, तो और ये शक्ति है। भूली कहत नवरस सुकवि सकल मूल सिंगार, ये विचार किस रीतिकालीन आचार्य का है? बताइएगा, इसका उत्तर दीजिएगा। आप सभी साथी बहुत अच्छे से उत्तर देंगे। आज मुझे लग रहा है कि सारे विद्यार्थी सो रहे हैं, और मैया सर लाइव है और केवल 50 लोग देख रहे हैं। आप, मुझे लगता है कि इसकी संख्या वर्धित होनी चाहिए, ताकि थोड़ा मुझे लगता है कि हाँ मैं आपसे आऊं, नहीं तो लगता है कि अब अपने स्थान पे आप सेट हो गए हैं, अब ज्यादा आवश्यकता नहीं रही है। चलिएगा, भूली कहत नवरस सुकवि, भूल ही जो है भूल में ही, ये मैंने पढ़ाया है, और इस परीक्षा को देख के नहीं पढ़ाया है, और इसलिए मैया पाठशाला का कोई भी कंटेंट जो है, कोई प्रश्न उसके बाहर नहीं होता कंटेंट के। भूली कहत, ये कौन कवि कह रहा है कि भूल से ही नो रस कह रहे हैं कवि। सकल मूल सिंगार, सभी जो रस हैं उसका मूल जो सिंगार है वो कौन है? श्रृंगार रस है। तेई उछाह निर्वेद लई वीर शांत संचार, ये उसकी आगे वाली पंक्ति है, आप सभी साथी जानते हैं। लेकिन इसका उत्तर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये जो है देव ने जो भामिनी विलास जो रचना है उनकी, भामिनी विलास, उसमें ये बात कही है। ये आप सभी साथी को ध्यान रखना है। चलो, रीतिकालीन कवि देव ने अपने ग्रंथ भवानी विलास में जो है, भवानी है, सॉरी माफ करेंगे, भामिनी नहीं है, भवानी विलास जो है उसमें ये कहा है कि भूली कहत नवरस सुकवि सकल मूल सिंगार, तेई उछा निर्वेद लई वीर शांत संचार। तो ये आप सभी साथी ध्यान रखेंगे। चलो, इन आचार्यों में अलंकारवादी आचार्य कौन है? ये प्रश्न वैसे करना नहीं था, लेकिन उन्होंने कर लिया है। मैं आपको बता दूं कि इसका उत्तर तो चलो केशवदास होगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जदपि सुजाति सुलक्षणी भवानी विलास है। हाँ चलेगा, तो यहां पर जदपि सुजाति सुलक्षणी, हाँ भवानी विलास ही लिखा है ना, ओके हाँ। तो जदपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सुरस सुवृत्त भूषण बिनून विराजई कविता बनिता मित, तो अलंकारवादी आचार्य माने जाएंगे, बिल्कुल निश्चिंत है ये। लेकिन ये चिंतामणि त्रिपाठी और सोमनाथ, डॉक्टर नगेंद्र ने अपनी पुस्तक में इनको सर्वांग निरूपक आचार्य कहा है।
सर्वांग निरूपक आचार्य इसको कहा है, तो इसका मतलब सर्वांग में तो फिर जो है सारे ही अंग आ जाते हैं, तो अलंकार भी आ जाएंगे, लेकिन इसका उत्तर केशवदास होता है। वैसे चलेगा। अब यहां पर यह भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र को एक सम्मिलित रूप यहां पर दिया है। अच्छा प्रश्न है ये। निम्नलिखित कथनों स्थापना अर्थात अस्थापना है और तर्क है उसका बी पर विचार करना है और नीचे दिए गए सही विकल्प का चयन करना है। मित्रों कह रहे हैं कि पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र से परिचित होने के बाद हिंदी आलोचना का स्वरूप बदला है। अब कृति की मूल प्रवृत्तियों एवं शाश्वत तत्वों की विवेचना होने लगी है। यह बात बिल्कुल सही है, तो यह आपको ध्यान रखना है। फिर संस्कृत पद्धति पर आधारित आलोचना में केवल शास्त्रीय पक्ष को महत्व मिलता है, यह बात सही है, यह भी सही है। अतः कृति के समस्त गुण दोषों का उद्घोटन नहीं हो सकता, तो इसमें ए भी सही है और बे भी सही है, यही इसका सही होगा, यह आपको ध्यान रखना है। चलेगा। इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है? अभी उपन्यास वाली चीजें हम पढ़ रहे हैं और मुझे लग रहा है कि एक भी प्रश्न उसके बाहर तो नहीं है। जैनेन्द्र हैं, इलाचंद जोशी हैं, ये मनोवैज्ञानिक हैं, आप ध्यान रखना है। वैसे मनोविश्लेषण उपन्यासों के जन्मदाता ये है, मनोविश्लेषणवादी उपन्यासों के जो है जन्मदाता कह सकता हूं जैनेन्द्र है, और मनोवैज्ञानिक उपन्यास जो है वो इलाचंद जोशी के हैं। ये बातें हम बहुत अच्छे से पहले पढ़ चुके हैं। और यशपाल जी जो हैं ये प्रगतिशील उपन्यासकार हैं, प्रगतिवादी भी कह सकते हैं इसको, प्रगतिशील चिंतन धारा के उपन्यासकार माने जाते हैं, चिंतन धारा के उपन्यासकार माने जाते हैं। तो इसका सही उत्तर जो है वो बी हो जाएगा। चलो किस प्रेमचंद के किस उपन्यास में विधवा समस्या जो है वो चित्रित हुई है? ये आप सभी साथी ध्यान रखना है। गबन हो नहीं सकता। गोदान जो है कृषक जीवन का करुण क्रंदन है, कृषक जीवन की जो है करुण क्रंदन है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कृषक जीवन का महाकाव्य भी कहलाता है, कृषक जीवन का महाकाव्य भी कहलाता है, जीवन का महाकाव्य। रंगभूमि में आपको पढ़ा चुका हूं, यह भी नहीं होगा, तो ये तीनों नहीं होंगे। और इसका सही उत्तर जो है विधवा समस्या जो है उनका उपन्यास है प्रतिज्ञा, और उसमें यह चित्रित है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या है? अच्छा प्रश्न एक बार आपके सामने है, सभी साथी उसका उत्तर देंगे। मित्रों आप जानते हैं कि अजात शत्रु, जन्मेजय का नाग यज्ञ, राज्यश्री, विशाख, ये सब जो है जयशंकर प्रसाद जो है वो ऐतिहासिक नाटककार है, ऐतिहासिक नाटककार है, ये आप ध्यान रखना है। लेकिन तलाक और पुनर्विवाह की समस्या जो है, ध्रुव स्वामिनी जो इनका नाटक है ये 1933 में आता है। कब आता है? 1933 में ये लिखित है, और उसी में तलाक और पुनर्विवाह की जो समस्या है वो चित्रित है। ये बात आप लोग ध्यान रखोगे। स्कंदगुप्त जो है वो 1928 में है, और चंद्रगुप्त जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, वो माना जाता है 1931 में। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका सर्जन वर्ष ये है। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, और यह बात कौन कहेगा? आप सभी साथी इसका उत्तर देंगे तो इसका आपको समझ में आएगा कि आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, क्योंकि पूरे आधुनिक काल को गद्य काल के रूप में निरूपित करने वाले कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। कालिदास के शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? एक अच्छा प्रश्न है आपके सामने, और मुझे लगता है कि ये सभी आप लोग सही करोगे। 1863 ईस्वी में राजा लक्ष्मण सिंह ने, 1863 ईस्वी में है, और राजा लक्ष्मण सिंह ने ये किया है, आपको ध्यान रखना है। 1863 ईस्वी में ये सब चीजें हम लोग बहुत बार बार पढ़ते हैं। मोहन राकेश के किस नाटक में टूटते पारिवारिक मूल्यों का चित्रण है? देखिए ये प्रश्न एक बार से फिर जो है वो एक घुमा करके प्रश्न दिया गया। मित्रों लहरों के राजहंस जो है वो 1963 में आता है। आषाढ़ का एक दिन जो है 1958 में आता है। और मोहन राकेश का पैर तले की जमीन, ये उपन्यास अपूर्ण है, जिसको कमलेश्वर ने पूर्ण किया, जिसको कमलेश्वर ने पूर्ण किया। उत्तर दीजिएगा आप लोग, कमलेश्वर ने पूर्ण किया। इसका उत्तर आप लोग देंगे। प्रश्न पूछा है कि मोहन राकेश के किस नाटक में टूटते पारिवारिक मूल्यों का चित्रण है? तो मित्रों इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग बताइएगा। सी उत्तर आप लोग दे रहे हैं, पैर तले की जमीन, लेकिन नहीं है। इसका सही उत्तर होगा आधे अधूरे, आधे अधूरे। यदि हम मानेंगे तो, बाकी ये नहीं है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं है। आओ थोड़ी सी बात करते हैं इसके बारे में आगे। कौमुदी महोत्सव एकांकी किस सम्राट के काल को चित्रित करती है? कौमुदी महोत्सव
ये बताइएगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा की है। किसकी है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा की है। ये आप साथी ध्यान रखेंगे, डॉक्टर राम कुमार वर्मा की है, आप सभी साथी ध्यान रखेंगे। और इसमें यह पूछा गया है कि किस सम्राट के काल को चित्रित करती है, तो आप लोग उत्तर देंगे। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा मित्रों, बताइएगा क्या होगा इसका सही उत्तर, और वो होगा सम्राट चंद्रगुप्त। चलिए, इनमें से कौन प्रगतिवादी परंपरा का कहानीकार नहीं है? फिर से एक प्रश्न आपसे, अच्छा प्रश्न आपसे किया गया है, आप साथी उत्तर देंगे और इसका उत्तर आप सभी साथी दे सकते हैं, लिख सकते हैं आप लोग। इलाचंद्र जोशी जो है मित्रों, ये कहानियां लिखी है इन्होंने, मनोवैज्ञानिक कहानियां। कैसी कहानियां? मनोवैज्ञानिक कहानियां लिखी है, ये आप जानते हैं। यशपाल और रांगे राघव अभी बता चुका था, प्रगतिवादी परंपरा ही वो जो है उसके कहानीकार हैं। आगे की स्लाइड जो है वो लग रही है, जब तक आप साथी बने रहें। चलिए एक प्रश्न और करते हैं। जिंदगी और गुलाब के फूल, ये प्रसिद्ध कहानी संकलन जो है वो किसका है? आप सभी साथी उत्तर देंगे, बताइएगा ये किसका है? उषा प्रियमवदा का है। किसका है? उषा प्रियमवदा। जिंदगी और गुलाब, उषा प्रियमवदा, और 1961 में। कब है? 1961 में। तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका उत्तर हो जाएगा। बताइए, यदि और कोई आपका प्रश्न है तो आप साथी मुझसे कर सकते हैं। ये प्रश्न जो है आगे आने वाली जो परीक्षाएं हैं उसकी दृष्टि से भी आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, चाहे हिंदी हो, चाहे साहित्य हो, चाहे काव्य शास्त्र हो, या कोई और पार्ट जो उसमें आ रहा है। चलिए तो आगे लिए चलता हूं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया जो अंग्रेजी में एडिसन और स्टील ने किया। यह विचार किसका है? ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं है, रामचंद्र शुक्ल का है। सर जो आपकी शरण में आ गया उसका चयन निश्चित है। बिल्कुल मेरा प्रयास सदैव यह रहता है कि मैं आपको अच्छी से अच्छी सामग्री दूं, सरल ढंग से पढ़ाऊं, ताकि आपके अंतःकरण तक वो चीज जो है प्रविष्ट हो सके। चलिए मित्रों आगे लिए चलता हूं। निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, देखो कुछ भी नहीं पूछा है, कोई भी बच्चा इसको कर देगा। एलियट का निर्वैयक्तिकता, जिसको हम परंपरा का सिद्धांत भी बोलते हैं, परंपरा का सिद्धांत। पाश्चात्य काव्यशास्त्र में एलियट बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन बहुत ऊपर से प्रश्न है टीजीटी के अनुसार, चलो जो भी है। लेकिन पाश्चात्य काव्यशास्त्र में मान लीजिएगा जैसे अरस्तु है, अरस्तु से पहले जो है वो कौन है? प्लेटो है। तो प्लेटो का कौन सा सिद्धांत है? अनुकरण सिद्धांत है। क्या है? अनुकरण सिद्धांत है, याद रखोगे। अरस्तु का मूल सिद्धांत है विरेचन, विरेचन, फिर है त्रासदी का सिद्धांत, और फिर है अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण का सिद्धांत, अनुकरण का। यदि हम जो है कॉलरिज की बात करें तो कॉलरिज का जो सिद्धांत है आप सब साथी जानते हैं, कल्पना का सिद्धांत है, कल्पना का सिद्धांत है। यदि हम जोग देरिदा की बात करें, जोग देरिदा, तो जोग देरिदा का जो सिद्धांत है वो कौन सा है? विखंडनवाद है। क्या है? विखंडनवाद है। यदि हम एलियट की बात करें, वैसे शुद्ध उच्चारण एलियट होता है इसका, तो एलियट जो है वो निर्वैयक्तिकता सिद्धांत के जनक माने जाते हैं। निर्वैयक्तिकता, तो ये यदि आप ऐसे भी याद कर लेते हो तो यहां से प्रश्न आने की पूरी पूरी संभावनाएं बन जाती है। सेकंड ग्रेड हिंदी का लाइव कोर्स मैया पाठशाला पर उपलब्ध है। तमाम कोर्स, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, कॉलेज लेक्चर हो, बिहार, टीजीटी, पीजीटी, उत्तर प्रदेश, एमपी, ये तमाम जो कोर्स है ये वहां पर चल रहे हैं। चलिएगा इसका उत्तर ये है। साहित्य का उद्देश्य विरेचन किसने माना है? विरेचन का मतलब क्या है कि जब हम दुखी होते हैं, जब हम अवसाद में होते हैं, तो वो जो है हमारी अंतः प्रवृत्तियां जो हैं उसका विरेचन हो जाता है। तो ये अरस्तु का सिद्धांत है, आप सब साथी जानते हैं। कोलरिज का कल्पना सिद्धांत है, क से याद रख लो, कल्पना सिद्धांत है। एक और नाम लिख लो इसमें, लॉन्जाइनस। क्या है? लॉन्जाइनस, उदात्तवाद। लॉन्जाइनस, लॉन्जाइनस जो है उदात्तवाद, उदात्तवाद कौन सा सिद्धांत है इनका? उदात्तवाद। ये तो खैर बहुत ऊपर की बात है जो बता रहा हूं, बाकी मैंने ये बहुत अच्छे से आपको भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र पढ़ा रखा है। औदात्य का सिद्धांत भी इनको कहा जाता है, ये आप सभी साथी ध्यान रखेंगे। चलेगा। फिर क्रोचे भी है, क्रोचे अभिव्यंजनावाद के जनक है। क्रोचे जो है, क्रोचे नहीं है, ये क्रोचे हैं, ये अभिव्यंजनावाद के जनक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट इसका लीजिएगा। ये महत्वपूर्ण जो विचारक और उनके जो सिद्धांत है उसकी दृष्टि से ये पृष्ठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिएगा। साहित्य का उद्देश्य विरेचन जो है अरस्तु ने माना है, और प्लेटो क्योंकि साहित्य को हेय मानते हैं, साहित्य को हेय मानते हैं, त्याज्य मानते हैं, साहित्य को त्याज्य मानते हैं, क्योंकि उनकी जो परिस्थितियां थी
वो उस समय की कुछ ऐसी थी कि प्लेटो जो है वो साहित्य को महत्व नहीं दे सकते थे। बीपीएससी में फॉर्म लगा सकते हैं क्या राकेश मचलपुरिया, जो भी हैं बेटा आप, मैंने आरंभ में ये सब चीजें बता दी हैं, आप वहां से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, चलेगा। हाँ, सीटेट में 60% होना आवश्यक है। भरत मुनि के रस सूत्र क्या है? भरत मुनि का रस सूत्र लिख लो। विभाव अनुभाव, विभावा अनुभाव, विभावा अनुभाव, व्यभिचारी, व्यभिचारी, संयोगाद, संयोगाद रस निष्पत्ति ही। ये भारतीय काव्य शास्त्र का सबसे विवादास्पद और विचारणीय सूत्र रहा है। विवादास्पद और विचारणीय सूत्र यही है। और भारतीय काव्य शास्त्र के आद्य आचार्य, भारतीय काव्य शास्त्र के जो आद्य आचार्य हैं कौन है बोलो? भरत मुनि है। और भरत मुनि की एक पुस्तक है, कौन सी है बोलो? नाट्यशास्त्र है। ये नाट्यशास्त्र काव्य शास्त्र की आदिम कृति मानी जाती है। इसमें इन्होंने 4 अलंकारों को माना है, 4 अलंकारों का वर्णन किया है। वो 4 अलंकार कौन कौन से हैं आप सभी लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे, फिर आपको उत्तर वहां पर दे दिया जाएगा, चलेगा। ये 4 अलंकार के, और ये सबसे पहले जो है रस सिद्धांत की प्रवर्तना इन्होंने की है। रस सिद्धांत भारतीय काव्य शास्त्र में जो 6 सिद्धांत है उसमें रस सिद्धांत जो है वो आत्म विषयक सिद्धांत है, अर्थात काव्य की आत्मा क्या है तो रस है। और रस सिद्धांत का प्रवर्तन इन्होंने किया था। और जब उन्होंने ये घोषणा करी थी कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, तो बहुत सारे 11 व्याख्याकार जो हैं वो इनके विरुद्ध में खड़े हुए थे इनकी व्याख्या करने के लिए। इनमें ये जो सूत्र है इसमें 2 शब्द महत्वपूर्ण है जिस पर सब सर्वाधिक विवेचना हुई है। एक तो निष्पत्ति को लेकर के आचार्यों में बड़ा मतभेद रहा है, और एक इस सूत्र में आया हुआ जो संयोग शब्द है, ये नेट में पूछा गया प्रश्न है जो मैं आपको दे रहा हूं कि निष्पत्ति और संयोग ये 2 ऐसे शब्द हैं जो इस भरत मुनि के रस, अभी यहां पर राकेश गोस्वामी चलो आपने लिख दिया, लेकिन कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि ये 4 जो हैं वो कौन कौन से अलंकार है। तो निष्पत्ति और संयोग ये 2 जो हैं सर्वाधिक विवादास्पद थे। खैर चलिए, ये उसकी कुछ भूमिका थी। भरत मुनि के ये जो रस सूत्र है जो मैंने आपके सामने लिखा है उसकी अनुमितिवाद पर आश्रित व्याख्या किसने करी? मित्रों, एक न्याय दिया था चित्रतुरग न्याय, चित्रतुरग न्याय। और ये जो है चित्रतुरग न्याय, ये रस सूत्र के जो 4 जो व्याख्याकार जो महत्वपूर्ण माने जाते हैं उसमें सर्वोत्तम सिद्धांत है। ये सर्वोत्तम सिद्धांत यही माना जाता है। और इन्होंने, इनका जो सिद्धांत है वो कौन है? ये व्यक्ति, ये शंकुक है साहब। कौन है? शंकुक है। क्योंकि भट्ट लोलट का मत, बताइएगा भट्ट लोलट का मत क्या है? आप सभी साथी बताइएगा। भट्ट लोलट जो हैं वो किसकी बात करते हैं? वो कहते हैं कि रस की उत्पत्ति नहीं, निष्पत्ति नहीं होती, उत्पत्ति होती है। और उत्पत्ति का जो दूसरा नाम है वो आरोपवाद भी है। क्या है बोलो? आरोपवाद भी है। क्योंकि इन्होंने रस की जो स्थिति है वो मूल पात्र में मानी है। ये आपको ध्यान रखना है। सर मेरे एमए में केवल 48% बने, मुझे एमए दोबारा करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल करनी चाहिए। आपका एमए फाइनल ईयर जो है उसके 3 प्रश्न पत्र को लेकर के आप वापस रिवाइज कीजिएगा। अभिनव गुप्त जो है मित्रों, अनुमितिवाद जो है, अभिनव गुप्त का जो मत है वो अभिव्यक्तिवाद है। क्या है वो? अभिव्यक्तिवाद है। थोड़ा सा एक चीज आप इसमें सुधार कर लोगे जो मैंने अभी बताया है, मैं मेरे शब्द वापस ले रहा हूं। ये सर्वोत्तम सिद्धांत जो है वो अनुमितिवाद नहीं है, ये शंकुक का मत है। और ये न्याय दर्शन पर आधारित है। किस पर है? न्याय दर्शन पर आधारित है। सर्वोच्च जो सिद्धांत है, सर्वोत्कृष्ट जो सिद्धांत है रस सिद्धांत की व्याख्याओं में, वो आपका अभिव्यक्तिवाद है। ये आपको ध्यान रखना है। भट्ट नायक जो है उन्होंने सबसे पहले जो है साधारणीकरण की संकल्पना दी थी। साधारणीकरण की संकल्पना देने वाले पहले आचार्य, साधारणीकरण का सिद्धांत जो दिया था वो भट्ट नायक ने ही दिया था। ये आपको ध्यान रखना है। और भट्ट नायक ने जो सिद्धांत है इनका वो भुक्तिवाद है। और इसने भावकत्व और भोजकत्व नामक जो है 3 नवीन शक्तियों की उद्भावना की थी। खैर इसका उत्तर जो है ई होगा, इनमें से कोई नहीं। तो आगे मैं लिए चलता हूं। चलो ये प्रश्न भी, हाँ देखो ये सब आ गया है। ओहो चलिए, इसमें जो है ये इनका कालक्रम है, ये वहां देख लेना।
भट्ट लोलट है, मीमांसा दर्शन से उत्पत्तिवाद सिद्धांत है, निष्पत्ति का अर्थ इन्होंने उत्पत्ति लिया है। संयोग का अर्थ, कई बार यह प्रश्न आता है आपसे कि उत्पाद्य उत्पादक जो है संयोग का अर्थ जो है लेने वाला कौन है, तो ये आपको ध्यान रखना है, भट्ट लोलट है। शंकुक जो है वो न्याय दर्शन से है। अनुमितिवाद इनके सिद्धांत का अर्थ है। निष्पत्ति का अर्थ ये अनुमिति लेते हैं और संयोग का अर्थ अनुमाप्य अनुमापक संबंध लेते हैं। 11वीं शताब्दी में भट्ट नायक आए थे, सांख्य दर्शन के हैं ये। भोगवाद इन्होंने सिद्धांत का कहते हैं, भोगवाद या भुक्तिवाद कुछ भी कह लो। और निष्पत्ति का अर्थ इन्होंने भुक्ति लिया है और संयोग का अर्थ इन्होंने भोज्य भोजक संबंध लिया है। चलो, और 11वीं शताब्दी में अभिनव आते हैं जो वेदांत और शैव, और ये अभिव्यक्तिवाद, ये अभिव्यक्ति इनका निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति लेते हैं और संयोग का अर्थ ये व्यंग्य और व्यंजक संबंध लेते हैं और यही सर्वोत्कृष्ट सिद्धांत माना जाता है। चलो, संस्कृत के किस आचार्य ने जो है संस्कृत के किस आचार्य ने विशेषो गुणात्मा सूत्र के आधार पर रीति और गुण में अभेद माना है? रीति और गुण में अभेद माना है। देखो, उन्होंने कहा है विशिष्टो पद रचना रीति। क्या बोला है? विशिष्टो पद रचना, विशिष्टो पद रचना रीति ही। ये क्योंकि रीति संप्रदाय जो हम देखते हैं कि पहले रस सिद्धांत आता है, फिर अलंकार सिद्धांत आता है और अलंकार के बाद में रीति आता है, फिर ध्वनि, फिर वक्रोक्ति, फिर औचित्य। तो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन है। तो इनमें उत्तर क्या होगा? कुंतक, क्षेमेंद्र नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये विशेषो गुणात्मा ये किसने कहा था? आचार्य वामन ने कहा था। और वामन जो है वो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक है। वामन से जब ये पूछा गया कि रीति क्या होती है, तब उन्होंने कहा था विशिष्टो पद रचना रीति और विशेषो गुणात्मा। ये उनका पूरा सूत्र है, विशेषो गुणात्मा। अब यहां से ये प्रश्न ये पूछ लिया गया कि इसका संबंध किससे है, तो वामन से है, तो इसमें से कोई है नहीं। कुंतक जो है आप जानते हैं, और क्षेमेंद्र औचित्य संप्रदाय है। औचित्य संप्रदाय की स्थापना जो है वो क्षेमेंद्र ने करी है। राजशेखर ने काव्य पुरुष की कल्पना की है, काव्य को पुरुष मान करके कल्पना की है, ये आप सभी साथी जानते हैं। और कुंतक जो है उन्होंने वक्रोक्ति सिद्धांत की स्थापना या उसके प्रवर्तक ये कह सकते हैं। तो इसका सही उत्तर वामन होगा, जो कि विकल्प में नहीं है, तो ई उत्तर स्वीकार्य होगा। डॉक्टर नामवर सिंह को उनकी किस आलोचना कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ये आप सभी साथी जानते हैं, कविता के नए प्रतिमान, ये उनकी जो रचना है मित्रों 1968 में आती है। कब आती है? 1968 में आती है और उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अच्छा, नई कविता के प्रतिमान एक रचना और है, नई कविता के प्रतिमान, ये किसकी है? नई कविता के प्रतिमान ये रचना किसकी है? आपको मुझे कमेंट में ये जरूर बताना है। छायावाद भी इनकी एक रचना थी नामवर सिंह की, जो 1955 ईस्वी में आई थी। कब आई थी? 1955 ईस्वी में आई थी। इतिहास और आलोचना ये उनकी एक अन्य कृति है जो 1957 में आई। कविता के नए प्रतिमान 1968 पर, जिसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। चलेगा, तो मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं यहां पर। मित्रों, यहां पर एक प्रश्न फिर से जो है वो आपसे पूछा गया है कि सूचियों को सुमेलित कीजिए और सही कूट का चयन आपको करना है। इधर प्रवर्तक दिया है, इधर संप्रदाय। भारतीय काव्य शास्त्र में जो 6 संप्रदाय हैं, आइए मिलाते हैं। भरत मुनि जो है रस संप्रदाय के हैं। आनंद वर्धन ध्वनि सिद्धांत है और उन्होंने एक पुस्तक लिखी ध्वन्यालोक, ध्वन्यालोक पुस्तक लिखी है। आनंद वर्धन का जो समय है वो 9वीं शताब्दी है। क्या है? 9वीं शताब्दी है, ये आपको ध्यान रखना है। कुंतक जो है उन्होंने, कुंतक जो है, वामन जो है वो रीति संप्रदाय, वामन और कुंतक, हाँ ये रहा ना, वक्रोक्ति। और कुंतक की जो पुस्तक है उसका नाम है वक्रोक्ति जीवितम। क्या नाम है? वक्रोक्ति जीवितम, कुंतक की पुस्तक है। और वामन की जो पुस्तक है वो है काव्यालंकार सूत्रवृत्ति, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति इनकी पुस्तक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये अच्छा प्रश्न था, लेकिन इसका कूट के माध्यम से आपको सही उत्तर चुनना था और उसका बी उत्तर जो है वो ठीक हो जाएगा। चलो मित्रों, क्रोचे के, देखो अभी मैं बता रहा था, क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती संस्करण ये किसने कहा था? लक्ष्मीकांत वर्मा, रामराज मीणा, बिल्कुल जो है आपका उत्तर सही है। चलेगा, बी होगा पक्का। क्रोचे के अभिव्यंजना को वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती संस्करण किसने कहा है? श्याम सुंदर दास, नंद दुलारे वाजपेयी, गुलाब राय, या फिर डी या फिर ए? आप सभी साथियों से मैं उत्तर जानना चाहता हूं, बताइएगा। और इसका सही उत्तर मित्रों होगा रामचंद्र शुक्ल। क्या होगा? रामचंद्र शुक्ल। मैं अभी ये जो पुस्तक आपको बता रहा था, इस पुस्तक में
देखिए, यदि आप काव्यशास्त्र को सीखना चाहते हैं, यदि आप काव्यशास्त्र को बहुत भली भांति पढ़ना चाहते हैं, तो ये जो पुस्तक है भारतीय काव्यशास्त्रीय सिद्धांत और समीक्षा, इसका लेखक मैं स्वयं हूं। ये बहुत ऐसी एक पुस्तक है जिसमें भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र को बहुत ही सूक्ष्मता से चित्रित किया गया है। तो इसका उत्तर जो है वो होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। स्त्री विमर्श पर आधारित तब्दील निगाहें, 78 नंबर प्रश्न आपके सामने है मित्रों। और ये जो है किस लेखिका की कृति ये मानी जाती है, तो इसका सही उत्तर जो है मैत्रेयी पुष्पा होगा, बी उत्तर होगा। गद्य से प्रश्न है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक कृति जो है उसके लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि है। जब हम इसको आलोचना विधा के अंतर्गत पढ़ते हैं, जो आलोचना विधा है उसमें मैंने आपको पढ़ा रखा है, आलोचना विधा दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये जो कृति है ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित साहित्य में बड़े लेखक माने जाते हैं। आदिवासी विमर्श पर आधारित आदिवासियों का संसार नामक पुस्तक के लेखक कौन है, इसका उत्तर आप लोग मुझे दीजिएगा मित्रों। इसके लेखक है डॉक्टर सुश्री शरद सिंह, डॉक्टर सुश्री शरद सिंह इसके लेखक हैं, और वो इसमें विकल्प में नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर ई हो जाएगा। संदेश यहां मैं नई स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया, ये बहुत अच्छे से मैंने आपको पढ़ाया है यदि आपने पढ़ा है तो। और संदेश यहां मैं नई स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया, उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता जो है कौन है, रामधारी सिंह दिनकर है, माखनलाल चतुर्वेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, या फिर इनमें से कोई नहीं। आप सभी साथी उत्तर दीजिएगा। और मित्रों हम थोड़ी सी, जब तक मैं कुछ लिख रहा हूं, मैथिली शरण गुप्त, ये सब साथी आप जानते होंगे, साकेत उनकी रचना है और ये आपके फर्स्ट ग्रेड में लगी हुई है। 1931 में ये रचना आती है और इसलिए उन्हीं की ये पंक्तियां हैं और इसका उत्तर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, ये आप सभी साथी जानते हैं। और मित्रों 1961 में उर्वशी आती है और इसी उर्वशी के लिए ये महत्वपूर्ण कृति है जिसमें पूर्वा उर्वशी की कथा है, नाटकीय शैली में लिखित है, 5 अंक इसमें है और उस पर इनको भारतीय ज्ञानपीठ, ये बड़ा गौरव का जो है विषय है, आपको ध्यान रखना है। रश्मि रथी जो है इसकी रचना ये जो है कर्ण के जीवन पर आधारित है, 1952 में है। कुरुक्षेत्र ये जो है 1946 में है। ये कुरुक्षेत्र का कुछ भाग आपके हैं, बाकी रेणुका, हुंकार, रसवंती जो है, परशुराम की प्रतीक्षा, ये उनकी अन्य कृतियां हैं, आपको ध्यान रखना है। भूतल और शीतल, भूतल जो शब्द है उसमें भू शब्द है और तल जो है तल शब्द है, कोई प्रत्यय नहीं है इसमें, आपको ध्यान रखना है। दूसरा शीतल जो शब्द है, शीत शब्द होता है और इसमें ल प्रत्यय है, लेकिन भूतल में भूत और ल नहीं है, भूतल अर्थात भूमि का तल, और इसमें ल प्रत्यय नहीं है, भूमि का तल, भूतल में ल प्रत्यय नहीं है। इसी प्रकार से भूतल में जैसे नहीं है वैसे ही अतल में भी ल प्रत्यय नहीं है, वैसे ही वितल में भी ल प्रत्यय नहीं है, वैसे ही रसातल में भी ल प्रत्यय नहीं है, और वैसे ही आंचल में भी ल प्रत्यय नहीं है, ल प्रत्यय नहीं है। आपका प्रश्न शायद यही होगा। मित्रों रोमल जो शब्द है उसमें ल प्रत्यय है, कुशल जो शब्द है उसमें ल प्रत्यय है, कुशल शब्द में ल प्रत्यय है, मासल जो शब्द है उसमें ल प्रत्यय है, और अभी एक शब्द तुमने कुछ लिखा है शीतल, शीतल में भी ल प्रत्यय है। इसी प्रकार से वत्सल में भी ल प्रत्यय है और पेमल में भी ल प्रत्यय है, लेकिन प्रेमिल में इल प्रत्यय है। प्रेमिल जो शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय है, इल प्रत्यय है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, स्क्रीनशॉट इसका लीजिएगा। चलिए तो ये उर्वशी के बारे में कुछ चीजें हैं मित्रों, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। कवि दिनकर जो इस रचना को कामाध्यात्मवाद की उपाधि देते हैं, काम और अध्यात्म का अभूतपूर्व संगम है इस रचना में उर्वशी, बहुत महत्वपूर्ण रचना है मित्रों। चलेगा, निम्नलिखित में से कौन सा रासो ग्रंथ छंदों का अजायब घर कहलाता है, इसका उत्तर आप देंगे परमाल, पृथ्वीराज रासो, बिसलदेव रासो, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए उत्तर, सभी साथी उत्तर देंगे, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रासो ग्रंथ छंदों का अजायब घर कहलाता है? तो मित्रों यहां परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, बिसलदेव रासो, इसका सही उत्तर होगा पृथ्वीराज रासो। वैसे किसी ने कहा नहीं है, वस्तुतः केशवदास की जो रामचंद्रिका है, रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा,
छंदों का अजायब घर कहा जाता है, लेकिन ये किसने कहा मुझे बताइएगा। घोषित रूप से तो यही है रामचंद्रिका, लेकिन क्योंकि यहां पर रासो ग्रंथ है उसमें पूछा है, तो रासो में सर्वाधिक छंद जो है पृथ्वीराज रासो में ही मिलते हैं, आप सभी साथी जानते हैं। बताइएगा, उत्तर भी दीजिएगा, बाकी आगे लिए चलता हूं। कबीर की उलटबासी, कबीर उलटबासियों के विशेषज्ञ माने जाते हैं, बरसे कंबल भीगे पानी। और जो है हम जानते हैं कई उलटबासियों का एक बहुत अच्छा वीडियो मैंने आपको दे रखा है, कबीर की उलटबासियां करके आप लोग देखिएगा, यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा कबीर की उलटबासियां डॉक्टर मैया, तो वो आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छा मैंने वर्णन वहां पर ये किया है कि उलटबासियां क्या होती है, लेकिन ये सिद्ध साहित्य से थी। बौद्ध दर्शन से उन्होंने जो है वो शून्य की अवधारणा जो है उसको ग्रहण किया है। सूफी साहित्य जो है उससे उन्होंने जो है जो सांस्कृतिक एकता और एकेश्वरवाद जो है, सांस्कृतिक एकता कह सकता हूं, सांस्कृतिक एकता और एकेश्वरवाद के बीज कबीर ने कहां से ग्रहण किए थे, तो सूफी से किए थे, ये आप सभी साथी जानते हैं। हठयोग जो है उसका, हठयोग जो है वो नाथ और सिद्ध जो है वहां से उन्होंने हठयोग लिया है, वस्तुतः जो है नाथ से ही है, सिद्ध जो है इसका नहीं है, चलेगा। और हाँ, ये आप लोग देखिएगा, बहुत बहुत अच्छी यहां पर व्याख्या जो है वो दे रखी है। गणपति चंद्र गुप्त कहते हैं कि सिद्ध साहित्य की अनेक प्रवृत्तियां कबीर साहित्य में उपलब्ध होती है, जैसे परंपरागत वर्ण व्यवस्था का विरोध, जो वर्ण व्यवस्था का विरोध है। सर मेरा बीए पार्ट सेकंड ईयर हिंदी पढ़ू हूं, एलिजिबल हूं। बीए पार्ट हिंदी में यदि आप पढ़ रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, चलेगा। उपलब्ध होती है जिसे परंपरागत वर्ण व्यवस्था का विरोध, विभिन्न धर्म संप्रदायों की बाह्य पद्धतियों का खंडन, स्वानुभूति की वैयक्तिक शैली में व्यंजना रूपक, उलटबाशियों और प्रतीकों का प्रयोग, मुक्तक पद शैली, सामान्य लोक भाषा को अपनाना, ये उन्होंने लिया है। रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं, कबीर ने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठयोगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णव के अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद का मेल करके, ये कई बार प्रश्न आता है कि वैष्णव से क्या लिया है उन्होंने, तो अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद लिया है, ये आपको ध्यान रखना। चलो, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी, गांधी शब्द ऐसे होता है, चलेगा। नेक्स्ट जो है वो मित्रों ये कृतियां हैं और उसको सुमेलित करना है। अकाल और उसके बाद, ये नागार्जुन की कविता है, आप जानते हैं। कलगी बाजरे की अज्जे की है, गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र की है और ब्रह्म राक्षस मुक्ति बोध की है। ये सामान्य सीख है, सब लोकप्रिय कृतियां हैं। इसको आप जो है प्रश्न नंबर 86 था ये, इसको आप सुमेलित जो है वो जब करते हैं तो इसका बी उत्तर हो जाएगा, शायद आप देख लीजिएगा। चलो, तो एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है। मित्रों, उपयुक्त पंक्तियां धूमिल की किस कविता की है, और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उनकी एक कविता है रोटी और संसद। रोटी और संसद ये जो कविता है उससे ये ली गई है, इसमें से वो ये है नहीं, इसलिए सुदामा पांडे धूमिल, सुदामा पांडे धूमिल, सुदामा पांडे धूमिल, सुदामा पांडे धूमिल जो है इसके रचनाकार हैं और उनकी रचना है रोटी और संसद, उसकी ये पंक्तियां हैं, इसमें ये नहीं है। चलो, कमलेश द्वारा रचित कहानी नहीं है, सब साथी जानते हैं। एक और जिंदगी बहुत महत्वपूर्ण है और मोहन राकेश की कृति है, आप सभी साथी जानते हैं, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। चंद्रगुप्त नाटक जो है उसमें दृश्य जो है 4 अंक है और 44 दृश्य है, ये आप साथी जानते हैं। शेखर एक जीवनी उपन्यास के नायक चरित्र की प्रमुख विशेषता कौन सी नहीं है? देखो, शेखर नहीं तो विनम्र है, नहीं भावुक है, नहीं उदार है, वो विद्रोही है। क्या है? वस्तुतः विद्रोही है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ये रामचंद्र तिवारी की कुछ व्याख्या है, उसको आप देख लेंगे। महामाया हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास की पात्र हैं? एक अच्छा प्रश्न आपके सामने फिर से दिया गया है मित्रों। इसमें बाण भट्ट की आत्मकथा सही उत्तर होगा, 1946 का उनका उपन्यास है, और इसमें एक तो है महामाया, ये उसकी पात्र है। देखो, पात्रों से प्रश्न जो है वो आते हैं। एक निपुणिका है, एक निपुणिका है, एक महामाया है, एक निपुणिका है, एक अघोर भैरवी है, अघोर भैरवी है, ये आपको ध्यान रखना है। एक भट्टिनी है, भट्टिनी है। बाण भट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा और पुनर्नवा, ये जो है इनके अन्य उपन्यास है। चलो, ये बाण भट्ट की आत्मकथा जो उपन्यास है मित्रों, ये आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। नाम आत्मकथा है, लेकिन वास्तव में ये आत्मकथात्मक शैली में रचित है।
इसका कथानक जो है बाण भट्ट की आत्मकथा का, आप लोग ध्यान रखेंगे, वर्धन और मौखरी वंश से ये संबंधित है और हर्षकालीन सभ्यता और संस्कृति का जीवन दस्तावेज माना जाता है। और अन्य उपन्यास जो है चारू चंद्रलेख 1962 में है, पुनर्नवा 1973 में है, अनाप दास का पोथा जो है 1976 में है, ध्यान रखिएगा। गैंग्रीन कहानी है जिसका नाम बदल करके बाद में रोज कर दिया था, और यह कहानी जो है वो अज्जे की है। आप सभी साथी जानते हैं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं उत्तर होगा। बहुत कम कहानी लिखकर भी सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। आप सब साथी जानते हैं, बुद्धू का कांटा और सुख में जीवन जो है इनकी रचनाएं जो हैं वो आप सभी साथी जानते हैं। और फिर जो है उसने कहा था 1915 में, और जो हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी है उसने कहा था जो पूर्व दीप्ति शैली में लिखी गई है 1915 में, पूर्व दीप्ति शैली में। आज तक की सर्वश्रेष्ठ कहानी, जब कहानी विधा का विकास भी इतना नहीं हो रहा था, तब उसने कहा था कहानी लिख करके चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिन्होंने हिंदी को पुरानी हिंदी कहा था, अपभ्रंश हिंदी को, और वो अमर हो गए, उसने कहा था। चलिएगा, तो आप सभी साथी जानते हैं, प्रजातंत्र और लोकतंत्र के नाम पर हमारे चारों ओर फलने फूलने वाली राजनीतिक संस्कृति के प्रतिनिधि पात्र वेद जी जो हैं वो किस उपन्यास की सृष्टि है। फिर से एक बार आपको अच्छा प्रश्न दिया है मित्रों, ये इसका उपयुक्त होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, राग दरबारी उपन्यास है, सबने पढ़ा होगा, श्रीलाल शुक्ल रचित है। और ये जो रचना है वो उसमें वेद जी पात्र हैं, वेद जी पात्र हैं, आपको ध्यान रखना है। तो इसका ये उत्तर हो जाएगा। अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास महाकवि सूरदास पर आधारित है? और सब साथी जानते हैं खंजन नयन ये सूरदास की जीवनी है। बूंद और समुद्र, अमृत और विष भी अन्य उनकी रचनाएं हैं। बूंद और समुद्र 1956 में है, 1956 में है, और अमृत और विष 1966 में है, और खंजन नयन जो है, खंजन नयन जो है वो 1981 में है, 1981 में है, और ये सूरदास की जीवनी है। ये प्रश्न कई बार आता है, अच्छा प्रश्न है एक, चलिएगा। चलो ये उपन्यास है, इनमें आप अभी जो है मैं उसमें वहां पर दे दूंगा। मित्रों एक प्रश्न आया है गोदान से, और जो साथी मुझसे गोदान जो है ऐप पर पढ़ चुके हैं उनसे मैं उम्मीद करता हूं, यदि अभी कोई देख रहा है कोई साथी जो ऑनलाइन स्टूडेंट है मेरा, तो वो ये बताइएगा, ये आपकी परीक्षा, ये कथन मैंने आपको करवाया है। जिसे संसार दुख कहता है वही कवि के लिए सुख है। धन और ऐश्वर्य, रूप और बल, विद्या और बुद्धि, ये विभूतियां चाहे संसार को कितना ही मोहित कर ले, कवि के लिए यहां जरा भी आकर्षण नहीं। ये कथन गोदान के किस पात्र का है? याद कीजिएगा, दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर, दर्शन 95 में बी दे रहे हैं, इसका उत्तर दीजिएगा। दर्शन शास्त्र के आचार्य प्रोफेसर जो हैं मिस्टर मेहता। लेकिन बताइएगा ये मिस्टर मेहता किससे कह रहे हैं? ये कथन जो है मिस्टर मेहता गोदान में किससे कह रहे हैं? कोई बता सकता है मुझे अच्छा लगेगा, बताइएगा किससे कह रहे हैं। जिसे संसार दुख कहता है वही कवि के लिए सुख है। धन और ऐश्वर्य, रूप और बल, विद्या और बुद्धि, ये विभूतियां चाहे संसार को कितना ही मोहित कर ले, दार्शनिक उक्ति है जो है, इसलिए मेहता जी कहेंगे 96 में ए। लेकिन हां, प्रियंका राव 96 में ए है, उत्तर तो यह है, लेकिन मेहता किससे कह रहे हैं ये बताओ। प्रोफेसर मेहता जो है वो किससे कह रहे हैं ये कथन, बताइएगा। चलो तो मैं लिखूंगा नहीं, ये आपको बताना है कि किससे कह रहे हैं, आप लोग बताएंगे, है ना। और मित्रों ये पुस्तकें देखिएगा, ये हिंदी व्याकरण माला पुस्तक आप सब साथियों के पास होगी, हिंदी व्याकरण प्रश्न माला। ये दो पुस्तकें ऐसी है, ये एक ऐसी जोड़ी है, ऐसा एक युग्म है, ऐसी सहचर्या है परस्पर कि इसको विस्तार से पढ़ो, इसको प्रश्नोत्तर के रूप में कर लो तो फिर बाहर कुछ नहीं। हिंदी शिक्षण और शिक्षण विधियां, ये बहुत बेहतरीन पुस्तक आपके सामने है, आप लोगों ने ले रखी होगी। चलिए 97, मालती से नहीं कह रहे हैं, दीपक कुमार शर्मा मालती से नहीं कह रहे हैं ये कथन, मिस्टर खन्ना से भी नहीं कह रहे हैं। इसका मतलब नहीं कह रहे हैं। आप लोग जो है ढूंढ के बताइएगा, या मेरी क्लास को एक बार ऐप पर वापस देख करके फिर बताइएगा। ये चीज मैंने आपको लिखाई थी। देवसेना जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? अजात शत्रु, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त। आप सभी साथी जानते होंगे इस प्रश्न का उत्तर, बताइएगा। ये प्रसाद का सर्वोत्तम नाटक माना जाता है 1928 में स्कंदगुप्त,
और इसी की ये देवसेना जो है पात्र हैं, आप सभी साथी जानते होंगे। अजात शत्रु 1922 में है मित्रों, ध्रुव स्वामिनी 1933 में है। चलो, लघु मानव की महत्ता को किसने प्रतिपादित किया? जो साथी मुझसे पढ़ रहे हैं मुझे बताइएगा कि एक भी प्रश्न, ये 1 साल पहले का प्रश्न हुआ है, प्रश्न पत्र है, मैंने तो इसको पहले देखा नहीं था जब पढ़ा रहा था, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जिसको मैंने मोस्ट नहीं लगा रखा है। लघु मानव की महत्ता को किसने प्रतिपादित किया बताइएगा, बताइए सभी साथी। लघु मानव के बहाने नई कविता पर बहस किसका निबंध था? लघु मानव के बहाने नई कविता पर बहस, यह निबंध था किसी का, बताओ किसका था? यह लघु मानव क्या है? जो आस्थावादी है, जो अपने वर्तमान जीवन में जीना चाहता है, जो भूत से चिपक करके नहीं रहना चाहता। और ये इलेक्शन जो है, इलेक्शन की डेट है 25 तारीख, उसके बाद में हो जाएगी। चलो, और वो है विजय देव नारायण शाही। मित्रों, हम आदिकाल में देखते हैं तो आदिकाल में जो मनुष्य जो है वो ईश्वर रूप में चित्रित हुआ है। मनुष्य ईश्वर रूप में चित्रित हुआ है, ईश्वर रूप में। जब हम भक्ति काल में देखते हैं, तो भक्ति काल में जो है वो ईश्वर जो है मनुष्य रूप में आ गया, ईश्वर जो है मनुष्य बन गया। रीतिकाल जो है उसमें ईश्वर और मनुष्य बराबर हो गए, दोनों बराबर हो गए, ईश्वर और मनुष्य बराबर हो गए। जब हम आधुनिक काल की बात करते हैं, विशेष करके नई कविता की बात करते हैं, तो नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा जो है वो किसने करी थी? विजय देव नारायण शाही ने करी थी। अच्छा प्रश्न था। चलो बेटा, तुम किसके लिए पूछ रहे हो? सर मैं बीए सेकंड ईयर हिंदी। हाँ, बीए सेकंड ईयर तक यदि हिंदी पढ़ी है, 2 साल यदि पढ़ी है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। चलो निम्न में से किस लेखक के निबंध ललित विधा के प्रस्थान बिंदु बने? देखिए तीनों ललित निबंधकार हैं, लेकिन इसका सही उत्तर जो है मित्रों वो एक यदि हमें चुनना होगा तो वो उत्तर जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा, क्योंकि है तीनों ललित निबंधकार हैं। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी क्योंकि 1907 में है, 1907 में इनका जन्म होता है, इनका 1935 में होता है और विद्यानिवास का 1926 में होता है। तो कालक्रम की दृष्टि से देखें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा, ये आपको ध्यान रखना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो निबंध साहित्य है 1907 से 1979 तक इनका जीवन रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। निबंध संग्रह अशोक के फूल, विचार और वितर्क, कल्पलता, विचार प्रवाह, विद्यानिवास मिश्र 1926 से 2005। निबंध संग्रह चितवन की छां, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजारा मन, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये कई बार पूछा जाता है। कुबेरनाथ राय जो है इनके निबंध संग्रह हैं। प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, गंध मादन, बहुत बार पूछा जाता है। विषाद योग और निषाद बांसुरी, तो ये आपको ध्यान रखना चलेगा। मित्रों, ये अब व्याकरण के प्रश्न आपके सामने आ गए हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग जो हैं बहुत अच्छे से इसको पढ़ रहे हैं। और क्या आपको आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई नहीं, आज लाइव की संख्या बहुत कम है, शायद मेरी क्लासों में ऐसे ही 150 बच्चे कभी नहीं होते, लेकिन आज चलिएगा, हो सकता है किसी काम से इधर उधर गए हुए होंगे। प्रश्न संख्या 1 से 5 तक जो है इसके आधार पर उत्तर देना। मैं एक बार फास्ट इसको पढ़ता हूं। राष्ट्रीयता के विकास के लिए भाषा एक महत्वपूर्ण तत्व है। भाषा ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य और मानव समुदाय अपने भावों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। जिस प्रकार पहाड़, नदी, समुद्र मनुष्य के आपस में मिलने जुलने में रुकावट पैदा करते हैं, वैसे भाषा की भिन्नता मनुष्यों में पारस्परिक संबंध स्थापित करने में बाधक होती है। मनुष्य के विभिन्न समुदायों के अपने अपने आदर्श, विचार और अपनी अपनी भावनाएं होती है, जिनकी अभिव्यक्ति भाषा द्वारा होती है। संगीत और साहित्य की अभिव्यक्ति का साधन भी भाषा ही है। भाषा एक ऐसा साधन है जिससे मनुष्य एक दूसरे के समीप आ जाते हैं, उनमें घनिष्ठता स्थापित हो जाती है। यही कारण है कि एक भाषा बोलने वाले लोग परस्पर सहानुभूति रखते हैं। राष्ट्रीयता की भावना के लिए भाषा तत्व परम आवश्यक है। उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो भाषा का महत्व होगा। अभिव्यक्ति शब्द जो है इसका अर्थ क्या है? कि प्रकट करना है, अभिव्यक्त करना, बोल करके, लिख करके। चलो, प्रकट करने का विलोम शब्द क्या है? कि गुप्त है। पारदर्शी जो है उसका विलोम शब्द अब सब साथी जानते हैं, अपारदर्शी होता है, जिसके पार नहीं देखा जा सकता। सूक्ष्म का विलोम स्थूल हो सकता है। चलेगा। नदी का पर्यायवाची शब्द जो है वो कौन सा नहीं है मित्रों? इला पृथ्वी को कहते हैं। इला न देनी आपनी, आप जानते हैं। तरंगिणी है, तटिनी है, निम्नगा है, कुलंकषा है।
ये सब जो है कुलंकषा है, स्रोतस्विनी है। ये सारे के सारे जो पर्याय हैं वो नदी के हैं, आप सभी साथी जानते होंगे। गद्यांश का आशय क्या है? तो यहां पर जो है राष्ट्रीयता, भाषा की समानता मनुष्यों को निकट लाती है, आशय यह है। और चलो, गुणवाचक विशेषण नहीं है। 106 नंबर का उत्तर आप लोग दीजिएगा फटाफट फटाफट। जो है क्लास कब तक चलेगी? जब तक मैं चलाऊंगा वैसे चलेगी, और आप चाहें तो 5 मिनट, आप चाहें तो 10 मिनट, आप चाहें तो 3 घंटे, जितनी आपकी श्रद्धा है। गुणवाचक विशेषण नहीं है पतला, चौगुना, घना। तो कौन सा नहीं है? चौगुना। चौगुना जो है वो आवृत्तिवाचक विशेषण है, और आवृत्तिवाचक में भी कौन सा है कि आवृत्तिवाचक किसका भेद होता है कि निश्चित संख्यावाचक का, निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो है उसका यह भेद होता है। 2 गुना, चौगुना, तिगुना, 1 गुना नहीं होता है, यह आपको ध्यान रखना है। और पतला जो है वो आकार बोधक विशेषण है, यह वस्तुतः गुणवाचक विशेषण है। और गुणवाचक में कौन सा है कि पतला, मोटा, जाडा, ये जो है वो आकार बोधक है। क्या है? आकार बोधक है। घना भी गुणवाचक है, और गुणवाचक में कौन सा है कि अवस्था बोधक है, अवस्था बोधक है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, और इसका सही उत्तर चौगुना हो जाएगा। एक आंख से देखना अर्थात सबको बराबर मानना होता है। किस शब्द में दीर्घ स्वर संधि नहीं है? वैसे ये प्रश्न गड़बड़ है, लेकिन इसका उत्तर तो ये होगा। मैं आपको बता देता चाहता हूं कि महाधन आशय होता है, महाशय, महान, महाधन आशय, ये महाशय हो जाएगा। और ये पितृ और ऋण, पितृ और ऋण, ये बिल्कुल जो है संधि इसकी ऐसे होती है, पितृण, लेकिन इसमें यहां पर ह्रस्व दिया है, मानना पड़ेगा। लेकिन इसका सही उत्तर तो महोत्सव है, आप सभी साथी जानते हैं। संधिविच्छेद इसका महाधन उत्सव होता है, और उत्सव का संधिविच्छेद उद और सव होता है। और संधि का यदि हम नाम कर लिखेंगे तो वो गुण संधि हो जाएगी, आप सभी साथी ये लोग जानते होंगे। चलेगा, हाँ, ये देखिएगा जो इसकी प्रक्रिया है फॉर्म भरने की, ये आपको मैया पाठशाला पर एक बार टोटल जो है इसके साथ डाल दी जाएगी, वहां आप उसको ज्वाइन कर लें। मित्रों, ये सारी पुस्तकें जो है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये महत्वपूर्ण पुस्तक जो अभी आई है, काव्यशास्त्रीय सिद्धांत और समीक्षा, भारतीय और पाश्चात्य, महत्वपूर्ण पुस्तक है। ये पुस्तक हिंदी साहित्य के लिए एक ऐसी रामबाण पुस्तक है, ये काव्यशास्त्र के लिए है। ये 50 पुस्तकों का एक संग्रह है जो बहुत प्रामाणिक और ऑथेंटिक है। हिंदी व्याकरण माला, हिंदी व्याकरण प्रश्नमाला, शिक्षण विधियां, हिंदी प्रथम श्रेणी की जो पुस्तक जो पीजीटी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। संस्कृत की पुस्तकें हैं मित्रों, ये द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी की, प्रथम श्रेणी की पुस्तक जल्दी आ रही है। मैंने रमेश को मारा था, तो पूर्ण भूतकाल हो गया, कौन सा वाक्य है। और मनोज पुस्तक पढ़ता है तो कर्तृवाच्य है, मनोज के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है तो कर्मवाच्य हो जाएगा, आप सभी साथी जानते हैं। चलेगा, द्वंद्व समास जो है वो भूखा प्यासा है, प्रतिदिन और बेकाम अव्ययभाव समास है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पैतृक है, आप साथी जानते होंगे। साम्राज्य नहीं होता है, साम्राज्य होता है। शाप नहीं होता है, शाप होता है। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है ये, और पैतृक शब्द सही है, पैतृक, रिक्त जिसको बोलते हैं। और ये चलेगा टीजीटी, पीजीटी और उत्तराखंड और बिहार के जो कुछ पाठ्यक्रम है। चट पग मग्नि पट ब्या अर्थात जो है तत्काल कार्य होना, ये आपको ध्यान रखना है। और अनल जो है वो अग्नि है, अनिल वायु है, इसका 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। वाक जाल का संधि विच्छेद, वाक और जाल है, ये क का ज हो जाएगा। और कौन सी संधि है कि व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि में संधि पूछ ले तो वी और अंजन है, अर्थात ये स्वर संधि, और स्वर संधि में पूछ ले तो कौन सी है, बोलो कौन सी है, यण संधि है। इस प्रकार से आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिएगा, और चलिए नेक्स्ट, अप्रत्यय से युक्त शब्द नहीं। मैं सोच भी नहीं सकता कि ऐसा प्रश्न हिंदी में आता है, और ये आना चाहिए, ताकि ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, लेकिन इसमें विकल्प थोड़ा क्यों दे दिया मित्रों। इसमें इसका सही आंसर तो ये होगा क्योंकि इसमें कुल और इन जो है वो प्रत्यय है, आप सभी साथी जानते होंगे। मैं आपको बता दूं कि मुनि शब्द था, और मुनि शब्द में जब अ जोड़ेंगे तो आदि वृद्धि हो जाएगी। म में जो उ था उसका औ बन गया। प्रत्यय जोड़ते वक्त मूल शब्द के अंतिम वर्ण को स्वर रहित अपन कर लेते हैं, इसलिए मौन बन जाता है। और ये शिव था, जो यहां पर तो मौन बन जाएगा। मौन का संबंध मुनि से होता है, और शिव के जो उपासक है वो शैव, क्योंकि श में जो ई था उसका आई हो गया।
इसी प्रकार से जिन शब्द है और जिन में जब अ जुड़ता है तब जैन बनता है, जिन भगवान महावीर को कहते हैं। इसी प्रकार से बुद्ध शब्द है और बुद्ध शब्द में जब अ जोड़ते हैं तब बौद्ध बनता है। क्या बनता है? बौद्ध बनता है, ये आप ध्यान रखेंगे। शीला शब्द है, शीला शब्द है, शीला में जब अ जोड़ते हैं तब ये शैल बनता है। वीर शब्द है और वीर में जब अ प्रत्यय जोड़ते हैं तब वैर बनता है। कुछ कृदंत लिख देता हूं। पठ धातु है, उसमें अ प्रत्यय जोड़ते हैं तब पाठ बनता है। जो हस है उसमें अ जोड़ते हैं तब हास बनता है। जो चल है उसमें अ जोड़ते हैं तब ये चाल बनता है। ऐसे आप लोग ध्यान रखेंगे, चलेगा। बहुत सारे शब्द हैं खैर, तो इसमें उत्तर ये होगा। अशुद्ध वाक्य जो है वो मैं प्रातःकाल, क्योंकि प्रातःकाल के साथ में खुद ही समय है तो इसकी आवश्यकता नहीं थी, ये इसका अशुद्ध है। अस्पताल में मरीज की मृत्यु हो जाने के बाद जब डॉक्टर इलाज के लिए आया, क्योंकि मरीज की मृत्यु हो गई थी, तो जो है वो इसका बात ठीक वैसे ही है। का वर्षा जब कृषि सुखानी, यदि वृष्टि होती है तो तभी होनी चाहिए जब जो है फसल जीवित है। यदि फसल सूख गई है तो उसका कोई औचित्य नहीं है, डॉक्टर को पहले आना चाहिए था। डॉक्टर साहब थोड़े लेट हो गए, ये आपको ध्यान रखना है। चलिएगा, तो यहां पर ये कौन सा है? द्विगु समास का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? मित्रों, मोहन के घर के निकट चौराहा है, चार राहों का समूह, इसका उत्तर यही होगा। तुम बे खटके, खटके रहित अव्ययभाव समास है। विक्रमादित्य के राज दरबार, राजा का दरबार षष्ठी तत्पुरुष समास है। तो इसका सही विकल्प जो है वो 1 नंबर हो जाएगा। आप सभी साथी इस बात का ध्यान रखेंगे, चलेगा। और उसके बाद में किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है? मेरे हाथ खुजलाते हैं, यह अकर्मक है और अकर्मक होने के कारण कभी प्रेरणार्थक ये नहीं हो सकती थी। और पिता पुत्र से एक पत्र लिखवाता है, यह द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है, यह आप साथी जानते हैं। इसमें जो प्रेरक क्रिया है, प्रेरक करता है वो पिता है और जो प्रेरित हो रहा है वो पुत्र है, और लिखवाता है ये द्वितीय प्रेरणार्थक है, क्योंकि लिखना जो है वो सामान्य क्रिया है और लिखना में जो है आता जोड़ देते हैं तो लिखाता है। यदि ये होता तो प्रथम होता, और लिखवाता है, बिठवाता है, सुलवाता है, पढ़वाता है, नचवाता है तो हंसवाता है। ये सारी की सारी जो क्रियाएं होगी वो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होगी। तो मित्रों, इस प्रकार से ये प्रश्न पत्र जो था वो बिहार टीजीटी का जो जिस भर्ती को लेकर के मैं आज आप लोगों से बात करने के लिए आया था उससे ये संबंधित था। मुझे लगता है कि इसके माध्यम से आपने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन चलते चलते मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं कि अब 1 महीने में आपको क्या करना चाहिए। मैंने जैसा कि आपको बताया, देखिएगा ये पूर्व का, क्योंकि हम जानते हैं महाजनों येन गता सपंथा, महाजन लोग जिस पथ से जाते हैं वही हमारा रास्ता होता है। तो पुराना जो प्रश्न पत्र जो था वो उसी आधार पर जो है वो हम नई चीज की मीमांसा हमें करनी चाहिए। पुराना प्रश्न पत्र जो था मित्रों ये था, अब सुनिएगा, यहां पर ये जो प्रश्न पत्र है उसमें देखो कैसे प्रश्न आया, 1 महीने की स्ट्रेटेजी आपकी क्या होनी चाहिए, इसके बारे में हम लोग थोड़ी बात करते हैं। मित्रों चलिए, कौस्तुभ सिंह आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और विगत प्रश्न पत्र का विश्लेषण जब हमने किया तो मुझे लगा कि ये चीज आपके सामने रखनी चाहिए। व्याकरण जो है मित्रों, इसमें 20 प्रश्न जो है गद्यांश सहित आए। ये 20 प्रश्न में से कोई भी ऐसा प्रश्न जो विद्यार्थी ढंग से पढ़ ले, एक भी गलत नहीं हो सकता। हिंदी भाषा का उद्भव विकास वाला जो प्रश्न है, मैं कहता हूं कि मेरे जो 6-7 जो मेरी ऑनलाइन स्टूडेंट है जो मैया पाठशाला से जुड़े हुए, मैंने यहां पर 8 वीडियो डाल रखे हैं। इन 8 वीडियो को आपने यदि अच्छे से पढ़ लिया तो कोई बार प्रश्न नहीं है। भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र में कोई बहुत गंभीर प्रश्न यहां पर अपने सामने नहीं आया। आगे भी यही उम्मीद की जाती है कि कोई बहुत गंभीर प्रश्न नहीं आएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास में कुल 48 प्रश्न आ रहे हैं। अब आपको करना क्या चाहिए, देखिएगा, यदि आपके पास मेरी पुस्तकें हैं तो उन पुस्तकों को आपको एक बार जरूर जो टॉपिक है जो दिए जा रहे हैं उसको आपको देखना चाहिए। व्याकरण यदि आपने कर लिया तो व्याकरण को एक बार आपको नहीं पढ़ना चाहिए, विशेष करके आपको हिंदी साहित्य का इतिहास। और हिंदी साहित्य के इतिहास में भी मैं देख पा रहा हूं कि जो आधुनिक काल है वो आधुनिक काल यहां सर्वाधिक पूछा गया है, और आधुनिक काल में गद्य विधाओं से 26 प्रश्न आ रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। इसको आपको थोड़ा, ये पेपर का एनालिसिस जब हम करते हैं तब हमें कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कितना समय देना चाहिए, ये आपको डिसाइड करना आना चाहिए। तो मैं कहूंगा कि सर्वाधिक जोर आपका गद्य पे होना चाहिए। गद्य विकास की जितनी भी विधाएं हैं, चाहे वो उपन्यास है, कहानी, नाटक, निबंध, संस्मरण, आत्मकथा, रेखा चित्र, ये जीवनी, ये जो विधाएं हैं उनसे लेकर के आपको
प्रश्न, विशेष रूप से हमें कहानी और उपन्यास और नाटक से प्रश्न देखने को यहां पर मिल रहे हैं, यह आपको ध्यान रखना है। अब मित्रों, एक महीना है और मैया पाठशाला पर 1500 प्रश्नों का एक रिवीजन जो है, फास्ट रिवीजन, रैपिड रिवीजन जिसको हम कहते हैं, वो कोर्स जो है वो आज शाम से आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। उस कोर्स के माध्यम से जिनको लगता है कि हमारी और प्रैक्टिस हम करें और ताकि ये जो परीक्षा जो आ रही है उसमें जब आप 1500 प्रश्न, और हमारी कोई प्रश्न एक 1500 प्रश्न नहीं होंगे, ये संख्या 1500 होंगी, लेकिन ये कम से कम एक प्रश्न में 3 प्रश्न तो हम देते ही हैं। तो आपने यदि 5000 7000 प्रश्नों का रिवीजन किया तो मुझे लगता है कि ये बहुत बेहतरीन आपके लिए एक तरीका हो सकता है, अवसर हो सकता है। तो ये आपको करना है। दूसरी बात, जो पार्ट 1 है, भाग 1 जो है, मैं आपको कहूंगा कि आपको उस पर कोई ध्यान नहीं देना है। 30% मार्क्स आपको लाने हैं। 30 क्वेश्चन वहां पर आते हैं मित्रों, और 30 क्वेश्चन जो है, उस 30 क्वेश्चन में आपको 8 प्रश्न जो है वो इंग्लिश के मिल रहे हैं, और 8 प्रश्न है, आप 2 प्रश्न तो कर ही सकते हैं, और 22 प्रश्न जो है वो हिंदी के हैं। और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ना चाहिए। कुल मिला के ये कहूंगा ये बहुत सामान्य सी चीज है। भाग 2 जो है, पार्ट 2 जो है, उसमें 40 प्रश्न है। उसको हम जीके और जीएस कह सकते हैं। इसमें देखिएगा, इसमें साइंस भी है, और इसमें जो है मैथ्स भी है, इसमें मित्रों रीजनिंग भी है। तो ये सब चीजों के साथ साथ में आपको जो है भारत का संविधान, ये सब जगह ही तो पढ़ते हैं आप, भारत का संविधान, ये हर एक परीक्षा में आप लोग पढ़ रहे हैं, तो ये आपको अच्छे से, थोड़ा सा अच्छे से देखना चाहिए ताकि आगे वाली परीक्षाओं में भी आपके काम आएगा। भारत के संविधान के साथ में जो भारत का भूगोल है वो हर परीक्षा में आप लोग पढ़ रहे हैं, और कुछ इतिहास की चीजें यहां पर है। लेकिन एक साथ में जो सामयिक जागरूकता है, सामान्य जागरूकता जिसको हम समसामयिकी कहेंगे, और ये प्रत्येक पार्ट से 8-8 प्रश्न आने, यहां से 8, 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 यहां से 8 और यहां से 8, ये हो गए 8 पंजा 40, या जो भी इसका पार्ट जो है उससे 8-8 प्रश्न आने हैं। तो उनको आपको बहुत अच्छे से, यदि आप ये कुछ चीजें यदि आपके पास है, या मैया पाठशाला का यदि पाठ्यक्रम भी कोई है जिसमें आपको पूरा पॉलिटी पढ़ा गया है, ज्योग्राफी पढ़ाया गया है, तो उसको आपको एक बार रिवीजन जो है, फास्ट रिवीजन आपको करना चाहिए। और मुझे लगता है कि 40 में से नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप निर्द्वंद होकर के जा सकते हैं। जो मैं कहता हूं कि जो है आंख का बाल तोड़ के हम गिराते हैं कि हे भगवान ये सही हो जाए, तो वो टेक्निक इसमें आप करा सकते हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव नहीं है। और नेगेटिव नहीं है तो ऑब्वियसली आपको 150 प्रश्न ही वहां पर अटेम्प्ट करने होंगे, और इन 150 प्रश्नों में टिप्पे तो नहीं लगाएंगे आप, लेकिन पहले पार्ट को छोड़ दीजिएगा। दूसरे 40 नंबर में मुझे लगता है कि 32 से 33 प्रश्न आपको करने चाहिए यदि आप सिलेक्शन चाहते हैं, तो बुरा मत मानना। और 80 जो प्रश्न है उसमें यदि किसी बच्चे ने 65 प्रश्न यदि कर दिया तो उसका सिलेक्शन में, अभी परीक्षा आएगी, जब प्रश्न पत्र होगा तब हम विश्लेषण करेंगे क्या करना चाहिए, लेकिन ये तैयारी आपकी होनी चाहिए। और इसमें से मैंने आपको बता दिया कि 20 प्रश्न तो सीधे सीधे व्याकरण के आ रहे हैं, 26, 27 या 25 ही मान लें, 25% गद्य विधाओं से आ रहे हैं, 25% बाकी से आ रहे हैं, 10-12 प्रश्न काव्यशास्त्र से आ रहे हैं। ये कोई बड़ी बात है ही नहीं। बस इसको आपको बहुत अच्छे से यदि आप लोग करोगे तो मुझे लगता है कि इस परीक्षा को आप लोग क्रैक कर सकते हैं। मेरी बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते, धन्यवाद।